पाइथन विदाउट एनी लाइब्रेरी, जब पाइथन में कोई लाइब्रेरी नहीं भी इंक्लूड करते हैं, ठीक है, तो वो पाइथन में किस तरीके से प्रोग्रामिंग होती है हमने वो पढ़ ली है, ठीक है। बेसिक डाटा कैसे लेते हैं, इधर डाटा कैसे लेते हैं, डाटा के टाइप्स को चेक करने के लिए टाइप फंक्शन होता है ना, प्रिंट से प्रिंट होता है, कॉम्प्लेक्स लेने के लिए कॉम्प्लेक्स फंक्शन। तो ये कुछ फंक्शन है जो विदाउट एनी लाइब्रेरी, मतलब numpy, pandas, c1 ऐसा कोई लाइब्रेरी नहीं भी लेंगे तब भी आप ये फंक्शंस को रन कर सकते हो। ये div, mod, ये ऐसे फंक्शन है जो बिना किसी, मतलब पाइथन अगर आपने इंस्टॉल किया तो पाइथन के ही इनबिल्ट फंक्शन है, प्रिंट, abs, है ना, div, mod, दिस आर द इनबिल्ट फंक्शंस ऑफ पाइथन। ओके, पाइथन की इनबिल्ट फंक्शन है, पाइथन की इनबिल्ट सिंटैक्सिंग है कि ऐड करने के लिए प्लस लगाना है, डिवाइड करने के लिए डिवाइड लगाना है, डबल डिवाइड अगर आप करते हो, ठीक है, तो उसमें फ्लोर डिवीजन होता है, इट इज द इनबिल्ट फंक्शंस, है ना। डबल स्टार लगाते हैं मतलब ये पावर कर रहा है ना। प्लस प्लस इक्वल लगते हैं मतलब +1 करता है, या तो x = x+1 लिख दो। ये जितने भी है पाइथन में, जो बाय डिफॉल्ट जो सिंटैक्स अपन लेते हैं, है ना, जैसे अगर मैंने 2.5 लिया तो उसको ऑटोमेटिकली फ्लोट ले लेगा। फ्लोट पाइथन में जो है वो 64 बिट का होता है, शायद मैं पहले 32 बिट का बोला था, अभी करेक्ट कर रहा हूँ। पाइथन में इंटीजर के होते हैं, ठीक है। अगर अपन कोई लाइब्रेरी इंक्लूड नहीं करी, तो लाइब्रेरीज इंक्लूड कर देते, अपन इसके जो साइज है उसको कम ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसमें फ्लोट होगा या इंटीजर होगा, सबके साथ 64 बिट के ही आएंगे, ठीक है। क्योंकि नॉर्मली उन लोगों ने क्या प्लान किया कि भाई 64 बिट के ऑपरेटिंग सिस्टम आ गए आजकल, 64 बिट के प्रोसेसर्स आ गए, तो दे आर असाइनिंग एवरी वेरिएबल ऑफ 64 बिट लोकेशंस, ठीक है। तो बुलियंस क्या होते हैं, दिस आर द थिंग्स जो हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, bin लिख सकते हैं। ओके, एक चीज मैं नहीं बताया था, वो ये था कि भाई अगर बाइनरी में इफ यू आर कन्वर्टिंग दिस इनटू बाइनरी, तो ये बाइनरी में जो d1 बना है, ठीक है, ये जो बना इसका टाइप क्या बनेगा, तो ये स्ट्रिंग बनेगी। जैसे d1 जो बाइनरी में, जैसे मैंने किसी नंबर को कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, तो दैट नंबर विल बी अ स्ट्रिंग, है ना, ये नंबर जो स्ट्रिंग होगा, ठीक है। अगर आपको इसको वापस इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो आपको लिखना पड़ेगा, जैसे कि ये मेरा a नंबर था, यहाँ पे देख लेते हैं अपन, यहाँ पे लिखता हूँ मैं प्रिंट टाइप a, तो a जो है वो इंटीजर है, a में वैल्यू है 20 जो इंटीजर है, b में 35 वो भी इंटीजर है, a को मैंने बाइनरी करा c1 में डाला, तो c1 विल बी अ स्ट्रिंग, c1 क्या है, स्ट्रिंग है, बाइनरी स्ट्रिंग है, ठीक है। b को मैंने बाइनरी में करा, d1 में डाल दिया, तो d1 एक स्ट्रिंग होगा। d1 और c1 जो दोनों के दोनों स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग को स्ट्रिंग के साथ में लॉजिकल एंड किया, तो आंसर भी स्ट्रिंग फॉर्म में आएगा, मतलब E1 भी एक स्ट्रिंग होगा, विच इज एंड ऑपरेशन ऑफ दिस A एंड B, जो दोनों इंटीजर थे उसके बाइनरी C1 एंड D1 का जब स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया तो स्ट्रिंग में इसका आंसर आया, ठीक है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जब कोई आप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो उनका डाटा टाइप सेम होने चाहिए, ठीक है। आफ्टर बाइनरी कन्वर्जन वो हो जाता है। बट अगर मुझे रिवर्ट करना है कि इसका कन्वर्जन रिवर्ट करना है, मेरे को एक वेरिएबल बनाना है, लेट्स से f, और मैं इसमें कर देता हूँ int, सिंपल int लिखो और उसके अंदर E1 को पास कर दो, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, वापस इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो E1 जो स्ट्रिंग टाइप का था, है ना, ये देखो प्रिंट E1 जो मैंने लिखा वो क्या बना, एक सॉरी प्रिंट E1, तो ये E1 की वैल्यू है, ये टाइप A इंटीजर है, ठीक है। और E1 का टाइप बता देता हूँ पहले। E1 का टाइप क्या है, एक ब्रैकेट लगाना, तो E1 विल बी अ स्ट्रिंग टाइप, E1 क्या होगा, एक स्ट्रिंग टाइप का होगा, ओके। तो इस तरीके से आप इसमें इसके टाइप चेक कर सकते हैं कि उसका टाइप क्या होगा। बट अगर आपको किसी वैल्यू को वापस इसमें कन्वर्ट करना है, इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो आप उसके आगे सिंपल क्या लिखोगे, int लिखो, तो वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि Q80 88.4 है, तो इसको मैं अगर इंटीजर कन्वर्ट करा तो मैं लिख दूंगा p = int q, तो ये केस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके। या ऐसा Q1 लिख दो, ठीक है। तो इफ यू वांट टू कन्वर्ट समथिंग इनटू अनदर डाटा टाइप, तो आप इस तरीके से डाटा टाइप कन्वर्जन कर सकते हैं। अब इसके बाद में ये तो सब मैंने स्ट्रिंग बता दिए हैं। स्ट्रिंग में डॉट फॉर्मेट क्या होता है, डॉट फॉर्मेट मतलब पोजीशन अगर आपको सेट करनी है तो डॉट फॉर्मेट, ये %s की जगह %b की जगह बस पोजीशंस किसके बाद में क्या आने वाली, HW ये सब देख चुके हैं अपन, अपर लिप, लोअर
ओके, लिस्ट में मैंने एक चीज नहीं बताया था कि कैन वी कन्वर्ट अ टू डायमेंशनल लिस्ट या कैन वी क्रिएट अ टू डायमेंशनल लिस्ट? यस वी कैन। हम टू डायमेंशनल लिस्ट भी बना सकते हैं। हाँ, कोई कुछ बोल रहा है क्या? गलती से किसी का माइक, ये कौन है? ओके, अभी मैं सिंपल फटाफट रिवाइज कर रहा हूँ। मैं ये बताया था कि भाई लिस्ट अपन ने वन डायमेंशन के बनाए थे। यहाँ पे एक्स एक वेरिएबल है जिसको स्क्वायर ब्रैकेट में अगर आप लोगे तो सारी की सारी वैल्यू किस में आ जाएगी? लिस्ट में आ जाएगी। बट ये किस टाइप का होगा? वन डायमेंशनल। ठीक है, वन डायमेंशनल लिस्ट होगा। ठीक है, और अगर आपको देखना है कि इसको टू डायमेंशनल लिस्ट बनाना है तो आप सिंपली इसको इस तरीके से लिख सकते हो। तो ये टू डायमेंशनल लिस्ट है, इसमें 3 और 1 पहला रो, 4 और 8 दूसरा रो, और 9 और 7 तीसरा रो बन जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करो, एक ब्रैकेट लो, स्क्वायर ब्रैकेट, उसके स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक और स्क्वायर ब्रैकेट में दो वैल्यूज को एक साथ लिखोगे तो वो एक रो हो जाएगा। फिर कॉमा जैसे ही करोगे तो आपका रो चेंज हो जाएगा, ये सेकेंड रो हो जाएगा, फिर ये थर्ड रो हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास में 3 डिफरेंट रोज यहाँ पे क्रिएट होंगे। तो बेसिकली इसका साइज क्या आएगा? इसमें आएंगे टोटल मिला के 3 रोज और 2 कॉलम। अगर आपको कॉलम बढ़ाने हैं तो आप कॉलम एलिमेंट्स बढ़ा लो। इसमें ऐड कर देता हूँ, लेट से एक एलिमेंट इसमें बढ़ा दिया। ठीक है, इसमें भी अपन एक एलिमेंट बढ़ा देते हैं, इसमें भी एक एलिमेंट बढ़ा देते हैं। लेट से मैंने इसमें लिखा 8 कॉमा। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट अ 3x3 मैट्रिक्स इन अ फॉर्म ऑफ लिस्ट। तो लिस्ट में आप मैट्रिक्स भी बना सकते हो, लिस्ट का किसी पार्ट को अलग भी कर सकते हो। जैसे मैंने लिखा y इक्वल्स टू x 2,2, तो इसका सेकेंड रो का सेकेंड वैल्यू, मतलब ये फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो है, सेकेंड रो का सेकेंड वैल्यू 1 है ना, वो क्या हो जाएगा? सेपरेट हो जाएगा। इसको 10 कर देता हूँ जैसे, तो वो y में सेपरेट हो जाएगा। लिस्ट इंडिकेट मस्ट बी इंटीजर। ओके, ये इंडिकेट इंटीजर्स होने चाहिए, सॉरी, ये इसमें अपना ये क्या हुआ है कि इंटीजर होने चाहिए ना। ओके, तो इस तरीके से आपका सेकेंड रो अलग होगा। लिस्ट में पूरा लिस्ट अलग होता है, सिंगल वेरिएबल अलग नहीं होता है। दिस इज हाउ यू कैन सेपरेट अ कंप्लीट रो। ओके, इस तरीके से आपका कंप्लीट रो, सेकेंड मतलब ये है सेकेंड, ये है सेकेंड, ये जीरो है, ये जीरो है, ये वन है, और ये सेकेंड है। तो नंपाई में क्या होता था कि अपन उसका एक एक वेरिएबल सेलेक्ट करते हैं, बट लिस्ट में यू कैन आइसोलेट अ कंप्लीट, हम पूरा के पूरा वेरिएबल को अलग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो सेकेंड रो ये जो है 987, ये इधर आइसोलेट हो गया। चलो, इसके बाद में ये सब हो गया था। हाँ, लूप्स, लूप के कुछ लॉजिक थे। मैं यहाँ पे एक बनाया हूँ, इसका देखें कि इसमें होगा क्या। इसी पर्टिकुलर लॉजिक को देख लेते हैं। या जैसे किसी ने पूछा था कि भाई इनपुट, मैं कल बताया नहीं था शायद, कि अपना इसमें पेंडास में तो अपन स्कैन करके वैल्यूज ले सकते हैं, बट यहाँ पर मतलब आप बिना किसी लाइब्रेरी को इंक्लूड किए इनपुट भी करा सकते हो। ठीक है, उसके लिए सीधे सीधे फंक्शन होता है इनपुट। अगर आपको कोई इंटीजर को सीधे सीधे इनपुट कराना है तो आप क्या लिखोगे? इनपुट एक फंक्शन लिखोगे, तो ये यहाँ पे आपका इनपुट पूछेगा। ठीक है, इट इज आस्किंग फॉर द इनपुट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इनपुट डाल देता हूँ। लेट से मैंने इनपुट डाल दिया 7। ठीक है, और इंटर किया तो उसके अकॉर्डिंग वो वर्क करेगा। ठीक है, और ये आपका आउटपुट बना देगा इस तरीके से। ठीक, अब हम एक प्रोग्राम, लूप वाले प्रोग्राम को फिर से समझ लेते हैं कि इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में ही क्या हो रहा है। मैंने ए में एक इनपुट वेरिएबल कराया, पर यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि जब भी आप इनपुट फंक्शन यूज करते हो तो वो जो वैल्यू आती है वो इंटीजर टाइप की नहीं होती। मतलब इसके पहले अगर मैं इसका टाइप चेक करूंगा कि मैं लिखूंगा प्रिंट टाइप ए, देता हूँ मैं A1। ठीक है, A1 मैं फिर से रन करता हूँ। ठीक है, तो ये पहले से अपने से इनपुट पूछ रहा है। ये जो इनपुट है, ये जो इनपुट है वो किस में जाएगा? इस A1 में जाएगा। तो मैं यहाँ पे इनपुट दे देता हूँ, लेट से 9। तो ये जो 9 है वो किस में जाएगा? A1 में जाएगा। ठीक है, इंटर करते हैं तो A1 में जाएगा, मतलब उसका टाइप क्या है? स्ट्रिंग आया।
तो स्ट्रिंग को आप एज अ इंटीजर कंसिडर नहीं कर सकते, स्ट्रिंग को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप क्या लिखोगे, आप यहाँ पे INT लिखोगे, ये लिखा मैंने INT, और A1 जो है वो स्ट्रिंग टाइप का है। 9 वैल्यू उसमें हमने पास जरूर करा था, बट 9 था क्या, एक स्ट्रिंग था, ठीक है। उसको हमें क्या बनाना है, इंटीजर बनाना है, क्योंकि आपको प्रोग्राम में जब उसको कोई नंबर कंसिडर करना है ना, तो वो स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करने के लिए आप INT लिख दो, है ना, तो वो नंबर बन जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया यहाँ पे, A1 इक्वल्स सॉरी A इक्वल्स टू INT A1, तो INT A1 जो है इट वाज बेसिकली स्ट्रिंग जो कन्वर्ट हो जाएगा नंबर में। तो ए में अब एक्चुअली जो ए है इसमें आएगा 9 एज अ नंबर, ठीक है। तो अगर मैं इसके बाद में लिखूंगा, यही लाइन को कॉपी कर लेते हैं, बस अब मैं मेरे पास में वैल्यू क्या है, ए को मेरे को चेक करना कि ए क्या है, तो ए क्या हो जाएगा, एक इंटीजर हो जाएगा, ए इज अ इंटीजर। 9 डाला मैंने, तो देखो पहले वो स्ट्रिंग था, अब इंटीजर हो गया। तो ये पहले जो 9 आया था, ये जो हमने पास किया था वो 9 स्ट्रिंग था, हमने कन्वर्ट कर दिया इसको इंटीजर में। अब ये प्रोग्राम का लॉजिक अपन देखते हैं कि इसमें प्रोग्राम में हो, ठीक है। तो इस प्रोग्राम का लॉजिक मैं यहाँ पे बता रहा हूँ बेसिकली कि प्रोग्राम में होता क्या है, ठीक है। सपोज करो ये मेरा प्रोग्राम था, चलो थोड़ा छोटी वैल्यू ले लेते हैं ना, 5। 9 की जगह लेट से हमने 5 पास किया। इस प्रोग्राम को हम अच्छे से समझते हैं, आपको लूप समझ में जरूर आना चाहिए सभी को, है ना। लूप अगर नहीं आएगा तो आपके प्रोग्रामिंग आगे नहीं। इसको मैं फिर से एक बार समझा रहा हूँ, लूप के कॉन्सेप्ट जो कल भी समझाए थे, फिर से एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान ये रखना है कि ये फॉर लूप जहां लगा है उसके जस्ट आखिरी में अपन ने कॉलन लगाया है। इससे इस फॉर लूप का ये फॉर लूप का जो है सेटिंग हो जाएगा, इस तरीके से इंडेंटेशन आ जाएगा, जिससे कि आपका ये जो इनिशियली कुछ स्पेस मिलेगा, ठीक है। ये इनिशियल स्पेस इसलिए है कि इस फॉर लूप के अंदर का ये पार्ट है, तो ये जितना भी ब्लू वाला पार्ट है, ब्लू कलर से दिख रहा है, ठीक है, या पर्पल कलर बोल लो, जितना भी पर्पल कलर से दिख रहा है, ये इस अपर लूप के अंदर है। मतलब इस अपर लूप में जब जब आई की वैल्यू बढ़ेगी, इसके अंदर की सारी वैल्यूज एग्जीक्यूट होंगी, ठीक है। जबकि ये जो ब्लैक कलर में ये है, ठीक है ना, ये ब्लैक कलर में है और ये इसके साथ में लिखा हुआ था, ये इसका पार्ट है, ठीक है। तो इसका पार्ट ये है, इसका पार्ट ये है, इसमें ऐसा इस तरह से अलाइनमेंट है, ठीक है, इस तरीके से अलाइनमेंट है। तो इस फॉर लूप का पार्ट मैं कलर करके बता देता हूँ आपको, ओके। इसको थोड़ा और डिफरेंट कलर कर देते हैं, हाँ, ठीक। तो अभी समझ में आ रहा होगा कि ब्लैक जो है, ठीक है, ये अपर लूप है, उसके अंदर कौन कौन हो रहा है, ये वाला पार्ट पूरी तरीके से एग्जीक्यूट हो रहा है, ये वाला पार्ट पूरी तरीके से एग्जीक्यूट हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर ये दोनों है ना। बट आप यहाँ देखो तो ये जो ग्रीन वाला पार्ट है वो इस फॉर लूप के अंदर है, ये अंदर भी एक फॉर लूप है, उसका कॉलन है, और ये उसके अंदर एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, आई 0 से स्टार्ट होगा, 5 लिखा है, 1 लिखा है, मतलब 0 से स्टार्ट होगा, तो पहली वैल्यू आएगी 0, फिर 1 पे जाएगा, फिर 2 पे जाएगा, फिर 3 पे जाएगा, फिर 4 पे जाएगा, 5 पे नहीं जाएगा। ये ध्यान रखना है कि अगर 5 लिखा है तो 5 पर नहीं जाएगा, ठीक है। 5 लिखा है मतलब वो 4 तक जाएगा, 6 लिखा होता तो 5 तक जाता, ठीक है, और 1 लिखा मतलब 1 से इंक्रीमेंट होगा। उसी तरीके से अंदर जे जो है वो स्टार्ट किससे हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, बट एंड किस पे हो रहा है, आई पे। अब अगर ये 0 है ना, आई की वैल्यू अभी कितनी है, 0 है, इनिशियली आई की वैल्यू है 0, लूप नंबर 1 पहली बार में ये इसकी वैल्यू कितनी है, 0 है। तो अगर वो 0 से स्टार्ट हुआ और 0 पे ही एंड हो गया, तो अगर कोई वैल्यू 0 से स्टार्ट हुई 0 पे ही एंड हुई, मतलब वो एग्जीक्यूट ही नहीं, तो एग्जीक्यूट होगा ही नहीं जे लूप। अगर जे लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा तो जे लूप में ये जो लाइन लिखी हुई है, क्या प्रिंट करना अपने को, ये जे लूप में जो लाइन लिखी हुई है वो प्रिंट करना है अपने को, ये प्रिंट ही नहीं होगा, ये प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि जे लूप रन ही नहीं हुआ, ये प्रिंट नहीं होगा। और हम सीधे इस ये लूप रन नहीं होगा तो अपन इस इधर आ जाएंगे, प्रिंट डॉलर, और क्या प्रिंट होगा, केवल और केवल ये डॉलर प्रिंट होगा, और कुछ प्रिंट नहीं होगा, केवल और केवल ये डॉलर प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि वो तो इस आई लूप के अंदर है, ठीक है। उसके बाद में आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। जैसे ही आई की वैल्यू 1 हुई, अब हम जे लूप में जाएंगे, ये 0 से स्टार्ट होगा,
और 1 पे एंड होगा, मतलब 0 से स्टार्ट होगा 1 पे एंड होगा, मतलब अच्छा ये भी देखो, ये जो नंबर है अगर जो लिखा हुआ है, अगर 1 लिखा हुआ है तो 1 तक नहीं जाएगा, उसके एक पहले तक जाता है। मैं बता चुका हूँ कि अगर ये 5 लिखा तो 4 तक जाएगा। तो अगर यहाँ पे आई की वैल्यू 1 आई तो 0 से 1 लिखा है तो वो 0 से स्टार्ट होगा, 0 पे एंड हो जाएगा। तो 0 टाइम मतलब 0 एक बार, 0 नंबर तो है ना, 0 एक इंडेक्सिंग है तो 0 टाइम वो चलेगा। 0 टाइम चलेगा मतलब 0 एक इंडेक्सिंग है, 1 टाइम बोल सकते हैं इसको। तो एक बार वो रन होगा और ये एक बार क्या करेगा, स्टार को प्रिंट कर देगा। और उसके बाद में ये डॉलर तो हमेशा प्रिंट हो ही रहा है क्योंकि डॉलर इस आई लूप का पार्ट है। तो जब जब आई लूप चलेगा ये डॉलर तो प्रिंट होना ही है, तो यहाँ पे एक डॉलर प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम जब आई की वैल्यू हो जाएगी 2, आई की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई, ठीक है। तो जे चालू होगा 0 से 2 तक, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 0 से 2 लिखा है अगर, मतलब 0 भी आएगा और 1 भी आएगा, 2 नहीं आएगा। तो 0 भी आएगा और 1 भी आएगा। तो 0 और 1 2 बार चला, तो अगर ये 2 बार रन होगा तो ये 2 स्टार प्रिंट करेगा, उसके बाद में $1 आएगा। डॉलर तो आई से रिलेटेड है, तो आई जितनी बार रन होगा डॉलर तो प्रिंट होना ही है, क्योंकि ये जो है डॉलर है वो किससे रिलेटेड है, आपका आई लूप से। तो डॉलर तो हमेशा आने ही वाला है, ठीक है। जब आई की वैल्यू 3 हो जाएगी तो ये चलेगा 0 1 2, ये 3 टाइम चलेगा, मतलब कितने स्टार प्रिंट होंगे, 3 स्टार प्रिंट हो जाएंगे। फिर जब आई की वैल्यू 4 हो जाएगी तो ये 0 1 2 एंड 3 टाइम चलेगा, मतलब 0 1 2 3, मतलब कितना हो गया 4। तो ये टोटल 4 टाइम्स चल जाएगा। तो इस तरीके से आपकी प्रिंटिंग होगी, है ना। ये जो प्रिंटिंग होगी वो कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है, आपका ये लूप में। अच्छा, अगर मैं इसकी जगह, ये यहाँ पे जो स्टार की जगह जे लिख देता, स्टार की जगह जे लिख देता, तो ये स्टार प्रिंट नहीं होते, ये प्रिंट हो जाता 0 0 1 0 1 2 0 1 3। अगर मैं जे भी नहीं लिखता, अब सपोज करो मैं यहाँ पे लिख देता आई, तो क्या प्रिंट होते, आई की वैल्यू, मतलब यहाँ पे तो कुछ प्रिंट होते हैं, आई की वैल्यू यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 2 बार 2 2 हो जाता 2 2, ठीक है। आई प्रिंट होता है, मतलब आई क्या हो जाता है 3 3 3, और आई की वैल्यू जो है वो प्रिंट होता है, इस टाइप से प्रिंट होता है। तो बेसिकली होना क्या है, आपको बस ये लॉजिक देखना है कि डबल लूप कैसे लगते हैं, अपर लूप इनर लूप लगते कैसे हैं, ठीक है। तो ये मैंने अभी बता दिया, अब इसको अपन रन करके देख लेते हैं एक बार, ठीक। तो इस तरीके से लूपिंग के कॉन्सेप्ट सभी को क्लियर होने चाहिए। तो यहाँ पे मैं एक लूप बता रहा हूँ, कहाँ गया अपना, यही वाला था शायद, ठीक है, ये वाला है ना। आई को मैंने 0 से 5, ठीक है, और ये 5 टाइम चलाया, तो इसको चेक कर लेते हैं। ये देखो वो जो मैंने वहां पे बताया था वैसे ही प्रिंट हो रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे इस स्टार की जगह पे जे कर देते हैं, तो देखो ये नंबरिंग प्रिंट और ये डॉलर की जगह पे तो डॉलर है, इस डॉलर की जगह पे मैं आई कर देता हूँ, तो आखिरी में आई प्रिंट होगा। सॉरी, आई को, आई इज अ नंबर ना, तो उसका नंबर जैसे प्रिंट कराते हैं। तो देखो ये 0 1 2 3 4, ये पीछे वाला आई है और उसके आगे वाला जे, ठीक। तो इस तरीके से लूपिंग प्रिंट होती है। अगर आपको कोई इनपुट लेना है तो आप इनपुट ले सकते हो, है ना। उस तरीके से लूप्स बनते हैं। लूप बनाना कैसे है वो मैं कल भी बता चुका था, आज थोड़ा उसको डिटेल में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, तो आपको लूपिंग समझ में आ गई थी कल। अब अपन आगे चलते हैं। हमने स्टार्ट कर दिया था नमपाई। नमपाई बेसिकली क्या होता है, नमपाई बेसिकली होता है मैट्रिक्स के लिए, ठीक है। मैट्रिक्स के लिए क्यों, क्योंकि आपका जो भी इमेज या वीडियो या जो भी आते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, मैट्रिक्स होते हैं। तो आपको मैट्रिक्स के साथ में अगर डील करना है, इफ यू वांट टू डील विद द मैट्रिसेस, ठीक है, मैट्रिसेस आर नथिंग बट द डाटा। डाटा कौन सा, आपका इमेज और वीडियोस जो है वो अल्टीमेटली कंप्यूटर में जब हम स्टोर करते हैं इमेज को या वीडियो को, तो वो मैट्रिक्स बनता है। तो हमें मैट्रिक्स को प्रोसेस करना आना चाहिए कि मैट्रिक्स को कैसे सेट करते हैं, कैसे प्रोसेस करते हैं, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये कल मैंने मैट्रिक्स बनाना सिखाया था आपको कि भाई ये पहला रो बनेगा, ये दूसरा रो बनेगा, बट नमपाई अगर अपन ने लगाया है ना, ये इंपोर्ट numpy एज np, np उसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो ये जो 1 2 3 4 5 6 इसकी एक एक वैल्यूज को भी आप क्या कर पाओगे, सेपरेट, ठीक है। जबकि लिस्ट में आपको पूरा की पूरा रो सेपरेट कर सकते हो। तो ये यहाँ पे अपन ये मैंने कल इसका कि आपको मैट्रिक्स का साइज चेक करना है तो डॉट शेप लगा दो, बस साइज चेक हो जाएगा।
फिर ये जीरोस एक फंक्शन है नंपाई का, जिससे जीरोस मैट्रिक्स बनते हैं। अगर मैंने यहाँ पे लिखा 5 क्रॉस 2 तो 5 रोज और 2 कॉलम के जीरोस बन जाते हैं, ठीक है, वंस टूस, ठीक है। मतलब ये फुल से क्या होता है, ये भी बताया था मैंने। फुल से मतलब आप यहाँ पे जो भी साइज लिखोगे उस साइज के सारी वैल्यूज में 7 आ जाएगा। अगर 7 की जगह मैं सपोज करो 50 लिख देता, तो 2 क्रॉस 2 का एक मैट्रिक्स बनेगा जिसकी सारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 50 हो जाएगी। आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। तो ये कुछ फंक्शंस है जो आपको याद होने चाहिए। रैंडम में ध्यान रखना कि रैंडम 2 बार लगाना पड़ेगा, है ना। ये रैंडम 2 बार लिखना पड़ेगा, एक बार नहीं, ठीक है। तो ये अब ऐसे ही सिंटेक्स बनाई है तो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे कि रैंडम वैल्यूज बनानी है तो 2 बार लिखना है। अब एरे शेपिंग बताया था मैंने, एरे का शेप तो आप देख लिए थे, है सर ना। एक डाउट। हाँ पूछो। सर अगर वो फोर ऑर्डर का मैट्रिक्स होता तो रैंडम उस केस में भी वो 2 बार ही लिखते। कितने ऑर्डर का? अगर ऑर्डर 4 की मैट्रिक्स होती तभी क्रॉस 4 की, हाँ 2 ही बार रैंडम लिखना। बार ही लिखते। हाँ लिखना 2 ही बार है। देखो, एक रैंडम यस। रोज के लिए, एक रैंडम कॉलम्स के लिए, ऐसा है। अब उसमें 50 रो हो या 100 100 कॉलम्स हो, दैट डजंट मैटर, 2 ही बार लिखना है, ठीक है। ये जैसे मैंने बताया ना, यहाँ पे देखो 4 क्रॉस 4 का भी अगर आप करोगे तो वो रैंडम वैल्यूज जनरेट कर देगा 4 क्रॉस 4 के लिए, ओके। तो ये एरे पूरा की पूरा रैंडम करना है ना। अगर आप एक बार लिखोगे तो वो क्या होगा कि आप इधर रो में और कॉलम में वो बस रैंडम जनरेट करेगा। यस ओके, सर। हाँ, चलो। तो ये कुछ फंक्शंस थे नमपाई के। नमपाई थोड़ा सा अपने को ये मैट्रिक्स पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि इसके बाद में जो आता है वो इंटरेस्टिंग, अपने को इमेजेस को कैसे इंपोर्ट करना है वो इसी पे डिपेंडेंट है। तो ये नमपाई ये शेप हो गया ना, ठीक है। अब ये जो है ये क्या बता रहा है, यहाँ पे देखोगे, ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ, np.array, फिर यहाँ पे देखो एक ब्रैकेट खुला, फिर दूसरा ब्रैकेट खुला, फिर तीसरा ब्रैकेट खुला। इसका मतलब है कि हम 3 डायमेंशन का मैट्रिक्स बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 3 ब्रैकेट ओपन होते हुए दिख रहे होंगे, 1 2 3। तो जो सबसे इंटरनल वाला है ये पहला रो बनेगा, ठीक है, ये एक रो बना, ये दूसरा रो बना, ठीक। फिर ये वाला जब क्लोज हुआ, यहाँ पे ये दिखता है, यहाँ पे ये जब क्लोज हुआ तो दिस इज माय वन मैट्रिक्स, पहला मैट्रिक्स है जो जिसमें 2 रो है 3 कॉलम है, तो 2 क्रॉस 3 का फर्स्ट मैट्रिक्स है। अब ये मैट्रिक्स के पीछे भी ओवरलैप, मतलब जब 2 फुल्ली मैट्रिक्स को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं तो एक और वेरिएबल है कि जब 3 डायमेंशन मैट्रिक्स बनाते हैं तो ये 3D मैट्रिक्स बना रहे हैं, फिर ये दूसरा मैट्रिक्स बनेगा, फिर ये तीसरा मैट्रिक्स बनेगा, फिर चौथा मैट्रिक्स बनेगा। तो वी आर क्रिएटिंग 4 मैट्रिसेस ऑफ 2 डायमेंशन इन वन वेरिएबल बी, ठीक है। तो बी एक वेरिएबल है जिसका साइज जो है, जिसका शेप देखोगे तो यहाँ पे 4 मैट्रिक्स है, 2 रो और 3 कॉलम्स, ठीक है। तो 4 अलग अलग मैट्रिक्स हैं जो जिसमें 2 रो और 3 कॉलम है। एक्चुअली इमेजेस और वीडियो इस तरीके से होते हैं, है ना। वो एक डायमेंशन के, 2 डायमेंशन के नहीं होते। 2 डायमेंशन की अगर कोई इमेज है, दैट विल बी अ ब्लैक एंड व्हाइट इमेज। इफ यू वांट अ कलर इमेज तो उसमें कितने डायमेंशन होते हैं, 3 डायमेंशन होते हैं, और वीडियो में 4 डायमेंशन होते हैं, ठीक है। तो ये 3 डायमेंशन मैट्रिक्स किस तरीके से अपन क्रिएट कर सकते हैं वो देख रहे हैं अपन यहाँ पे, ठीक है। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि इमेज वीडियोस जो होते हैं वो 4 डायमेंशन होते हैं, मतलब इसमें रो कॉलम और फिर वो कलर होता है, तो उसके लिए रो कॉलम फ्रेम, और फिर ऐसे मल्टीपल फ्रेम मिलके वीडियो बनाता है, ठीक। तो और केवल कलर इमेज बनाना तो भी आपको क्या चाहिए, 3 डायमेंशन का मैट्रिक्स बनता है, ओके। तो 3 डायमेंशन का मैट्रिक्स के लिए आपको ये एक मैट्रिक्स जो है, ये 2 रो है और उसको एक और स्क्वायर ब्रैकेट में डाल दोगे तो ये एक मैट्रिक्स बन जाएगा। तो देखो इसको रन करके भी देखोगे आप, तो ये आपको ये पहला मैट्रिक्स दिखेगा, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 इज सेकेंड मैट्रिक्स, ये थर्ड मैट्रिक्स और ये फोर्थ मैट्रिक्स। और इसका शेप देखोगे तो 4 2 3। शेप में ध्यान रखना कि आगे जो है वो क्या है, नंबर ऑफ मैट्रिसेस, और पीछे जो है उस मैट्रिक्स में रो और कॉलम दिखाता है, ठीक है। तब एरे इंडेक्सिंग ये इंपॉर्टेंट है, इसमें अपने को क्या है कि एरे को कैसे इंडेक्स करना, उसकी वैल्यूज को कैसे सेपरेट करना, ये देख लेते हैं। तो इधर
numpy एज np इंपोर्ट किया, ये एरे बनाया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 का, ठीक है। अब यहाँ पे देखना है कि मुझे किसी पर्टिकुलर बड़े से क्या बोलते हैं एरे में से कुछ एक वैल्यूज को अलग करना है। ये थोड़ा सा इसके लॉजिक को अपन क्लियरली समझते हैं। मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ, b इज इक्वल टू a, ये हमारा जो मैट्रिक्स है, मैं लिखता हूँ 2, तो क्या होगा, ये जो हमारा मैट्रिक्स था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये दिख रहा होगा ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसका सेकेंड रो का थर्ड वे, सेकेंड रो कौन सा है, ये 0 रो, ये फर्स्ट रो और ये है सेकेंड रो, ठीक है। ध्यान रखना, रो नंबर 0 से चालू होता है, 1 से नहीं। रो नंबर 0, रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 2, ये 2 दिखा रहा है, आगे वाला नंबर रो दिखा रहा है। फिर उसका थर्ड वैल्यू मतलब इस थर्ड रो का, सॉरी सेकेंड रो का पहली वैल्यू, मतलब ये वैल्यू नंबर 0, वैल्यू नंबर 1, वैल्यू नंबर 2 और वैल्यू नंबर 3, मतलब ये 12 जो है वो आइसोलेट होकर किस में चला जाएगा, B1 में। और अगर मैं लिखता हूं प्रिंट B1 और अब इसको रन करते हैं, तो देखो उसमें क्या आइसोलेट होकर आ गया 12, है ना। प्रिंट B1, यहाँ पे कॉमा करके आप इसको अलग से देखने हैं तो ऐसा स्लैश एंड कर दो, ठीक है। अब मैं अगर पूछूं आपसे कि मैंने यहाँ पे ऐसा लिखा C1 इज इक्वल्स टू A और यहाँ पे ब्रैकेट लगाया और मैंने लगाया 1, 2, तो क्या अलग होगा, क्या वैल्यू अलग होके आएगी C1 में। अगर मैं यहाँ पे इसके बाद में लिखूं प्रिंट C1, क्या C1 की वैल्यू क्या आएगी, हमें ये देखना है। तो बताइए आप लोग, कोई भी एक गेस करो, कि गेस मत करो, देख के बताओ कि क्या आएगा। ये मेरा 0 रो है, ये मेरा 1 रो है, ये मेरा रो नंबर 2 है। उसी तरीके से ये 1 5 9 मेरा 0 कॉलम है, 2 6 10 कॉलम नंबर 1, 3 7 11 कॉलम नंबर 2 और 4 8 12 कॉलम नंबर 3 हो गया मेरा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, A12, और ये मेरा पूरा की पूरा A मैट्रिक्स में है ना, A में है, ठीक है। तो ये A नाम के मैट्रिक्स में है, तो इसका 1 2 में क्या आइसोलेट होगा, ये हमें चेक करना है। कोई बता रहा है क्या? सर 7 7 प्रिंट 7 प्रिंट होगा। 7 प्रिंट होगा, 1 3 1 2, यस 7 इज करेक्ट आंसर, 7 करेक्ट है ना। तो इस तरीके से आप आइसोलेशन कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक वैल्यू आइसोलेट करें। अब यहाँ पे देखो एक ये थोड़ा सा अलग टाइप का लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ देखते हैं, B इज इक्वल टू A, ठीक है। B इज इक्वल टू A, फिर यहाँ पे क्या लगाया, कॉलन लगाया, ये लिखा है कॉलन 2 कॉमा फिर 1 कॉलन 3। तो पहली बात तो ये कि अगर किसी नंबर के आगे कॉलन लगाते हैं, मतलब उसके पहले वाली सारी वैल्यूज, उसके पहले वाली सारी वैल्यूज, पीछे लगाते मतलब उसके बाद वाली सारी वैल्यूज, ठीक है। तो ये 2 के आगे कॉलम लगाया, और मैंने बताया था कि जब अभी देखा अपन ने, जैसे ये 2 और 3 लिखा था तो 2 रो साइड है और कॉमा के बाद वाली जो वैल्यू वो कॉलम को प्रेजेंट करती है, कॉमा के पहले वाली रो। तो इसमें कॉलन 2 लगाएं, इसका मतलब है कि रो नंबर 2 से आगे वाली सारी वैल्यूज, रो नंबर 2 से आगे वाली सारी वैल्यूज। तो अपन यहाँ पे देखते हैं रो नंबर 2 क्या है अपना, ये रो नंबर 0, रो नंबर 1 और रो नंबर 2। तो रो नंबर 2 के आगे वाली वैल्यू मतलब ये ऊपर वाले रोज की बात कर रहे हैं अपन, वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली अबाउट रोज, है ना, क्योंकि ये 2 के आगे कॉलम लगा हुआ है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, 2 के आगे कॉलम लगा है, ठीक। इसका ना 1 कॉलन 3, मतलब कौन से कॉलम की बात कर रहे हैं, तो 1 से लेकर 3 तक। अगर आगे कॉलम के आगे लिखा हुआ 1 और पीछे लिखा हुआ 3, मतलब 1 से लेकर 3 तक, ठीक है। तो 1 से लेकर 3 तक,
पर मैंने ये बताया है कि पाइथन में कभी भी जब रेंज की बात करते हैं तो जो पीछे नंबर लिखा है ना वो एक्सक्लूड रहता है, और जो रेंज में आगे लिखाता है वो इंक्लूड रहता है। इसको ध्यान रखेंगे। अगर मैंने लिखा 1:5 तो 1 2 3 4 तक की ही बात कर रहे हैं, 5 की बात नहीं कर रहे, ठीक है। तो अगर 1:3 लिखा है मतलब क्या है, 1 और 2। तो इसमें देखेंगे अगर आप, तो एक सेकेंड, हाँ, तो अब मेरा ये बोल रहा है कि 1 से लेकर 3 तक, ठीक है, जिसमें 3 एक्सक्लूड है, 1 इंक्लूड है। तो ये तो अपनी रो नंबर कॉलम नंबर 0 थी, कॉलम नंबर 1 यहाँ से आएगी, ठीक है, और कॉलम नंबर 2 भी है ना, 1 है 2 है 3 नहीं, तो कॉलम नंबर 1 है और 2 है, मतलब ये। तो आपका बेसिकली क्या आइसोलेट हो गया, ये 2 3 6 7 आइसोलेट होके इस बी नाम के वेरिएबल में असाइन हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम, ये क्या है, एक छोटा सा मैट्रिक्स में से एक छोटा सा एलिमेंट अलग किया है। इसी तरीके से आप किसी बड़ी सी इमेज में से या बड़े से वीडियो में से एक किसी छोटे से पार्ट को आइसोलेट कर पाओगे, ठीक है। तो ये जो है स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट होता है। स्लाइसिंग आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, इस तरीके से अभी आप कर सकते हो। अब जैसे मैं इसमें एक एग्जांपल बताता हूँ, या अपन एक और चीज देख लेते हैं स्लाइसिंग में। इस स्लाइसिंग वगैरह इमेज प्रोसेसिंग में बहुत ज्यादा यूजफुल है ना। तो अगर मैंने ऐसा लिखा ए, यहाँ पे एक ब्रैकेट लगाया और लिखा मैंने 2:0,1, ठीक है। तो अब क्या होगा ये बताएं, मतलब जो सी है, मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट सी, क्या आइसोलेट हो, ये अपने को देखना है, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं 2 के बाद में कॉलन लगाना है, 2 के बाद में लगा है मतलब क्या, कि 2 के बाद वाला। पर यहाँ पे दिक्कत ये है, आप देखो पहले ये 0 1 2, 2 के बाद में तो कुछ है ही नहीं, मतलब ये रन नहीं होगा, ये गलत लिख दिया है, ठीक है, ये एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। 2 के बाद में तो है ही नहीं ना, इसका साइज में कितने हैं, 1 2 0 1 2, 2 के बाद में कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो चलो इसको चेंज करता हूँ, मैं इसको लिख देता हूँ 0 कॉलन। इसको क्या लिखा मैंने, 0 कॉलन, मतलब 0 के बाद वाला। अब इसको चेक करते हैं, अब तो रन होगा, है ना। 2 के बाद में कुछ था नहीं, अगर तक मैं यहाँ पे 2 लिखता और इसको रन करके देखता, सी पर क्या आता है देखते हैं। तो सी में क्या आया है प्रिंट, सी में केवल 2 के बाद वाला, उसमें कुछ प्रिंट हुआ है 9, ठीक है, 0 से लेकर 1 तक, मतलब ये वाला, ये 2 को इंक्लूड कर लिया है ना। अच्छा ये ओके, एक चीज मैंने बताया है आपको, अभी भी मैं खुद ही भूल गया, कि भाई कॉलन के अगर पहले है तो वो इंक्लूड होता है ना। कॉलन के अगर कोई पहले है तो वो इंक्लूड होता है, कॉलन के अगर बाद में तो एक्सक्लूड रहता है। अगर मैंने यहाँ पे लिखा है 2 और उसके बाद में कॉलन लगा है ना, तो ये 2 क्या रहेगा, इंक्लूड रहेगा, मतलब 2 भी रहेगा, 2 उसका पार्ट है, 2 रहेगा, 2 के बाद 2 रहेगा, उसके बाद में कुछ है ही नहीं, तो बस केवल 2, 2 से चालू होगा, 2 पे एंड हो जाएगा। तो रो नंबर 2, और 0 से लेकर 1, 0 से लेकर 1 लिखा है, मतलब 0 तो रहेगा 1 नहीं रहेगा, मतलब कॉलम नंबर 0। तो रो नंबर 2 और कॉलम नंबर 0 से बस ये 9 अलग हुआ और कुछ नहीं अलग होगा, ठीक है। ये समझ में आ गया अपने को। तो इस तरीके से अपन आइसोलेशन कर सकते हैं। बस एक ही रूल है, वो उसको थोड़ा सा ध्यान रखना, मैं भी कंफ्यूज होता हूँ कि कॉलम के आगे वाला अगर कुछ लिखा है तो वो इंक्लूड है, कॉलम के पीछे लिखा है तो वो एक्सक्लूड है, और कॉलम से अपन रेंज बनाते हैं, और कॉलम के आगे पीछे कुछ नहीं लिखा है मतलब उसके एंड तक, ठीक है। चलो, तो इस तरीके से आप किसी भी मैट्रिक्स को आइसोलेट कर सकते हो। इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन आया था मेरे को भी एग्जाम में, तो आप लोग भी देखेंगे कि इस टाइप का एक क्वेश्चन आ सकता है, पॉसिबल है एग्जाम में, नेस्कॉम के एग्जाम में, ठीक है। चलो अब अपन देखते हैं स्लाइसेस ऑफ एन एरे इज अ व्यू इनटू द सेम डाटा। अच्छा, मैं ये जो पूरा स्क्रिप्ट है ना, ये नेस्कॉम से ही लिया है, ये आपको और कहीं नहीं मिलेगा, ये नेस्कॉम का ही स्टैंडर्ड ट्रेनिंग का स्क्रिप्ट है। तो यहाँ पे भी देखते हैं कि अब एक स्लाइस है ना, a slice of an array is a view into the same data, ठीक। तो अभी अपन ने देख लिया कि स्लाइसिंग कैसे करते हैं। अब यही वाला जो है, इसको एक बार मैं फिर से रन कर देता हूँ। अभी भी अपना ए मैट्रिक्स यही है ना, दिस इज माय ए मैट्रिक्स। अब ये बोल रहे हैं A 0 1
ठीक है। अब अगर आपको कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू को क्या करना है, चेंज करना है, ठीक है। ये मेरा तो बड़ा सा मैट्रिक्स है, व्हाट आई वांट टू मेक अ चेंज अ सिंगल वैल्यू, ठीक है। सिंगल वैल्यू को चेंज करना है, क्या लिखा है यहाँ पे, A01, ठीक है। A01 मतलब रो नंबर 0 कॉलम नंबर 1, रो नंबर 0 कॉलम नंबर 1, मतलब ये जो 2 है, दिस इज माय रो नंबर 0 कॉलम नंबर 1। इसको मुझे चेंज करना है किससे, 77 से। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, A01, ठीक है, ये 01 है। और फिर एक मैंने B00 करके वेरिएबल लिया, उसमें क्या डाल दिया, 77 डाल दिया, ठीक है। उसमें क्या डाल दिया, 77 डाल दिया। अब ये देखो यहाँ पे इसको क्या कर दिया, प्रिंट A कर दिया। तो इस तरीके से ये चेंज हो जाएगा। अब ये बोलोगे आपकी सर आप तो B में चेंज कर रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, B में चेंज कर रहा हूँ तो भी वो चेंज होगा, क्यों, ये भी मैं बता देता हूँ, है ना। मैं इधर इस प्रोग्राम में जो मैंने चेंजेस किए उनको हटा देता हूँ। ये एक यहाँ पे मैंने चेंज किया था, ये सब लाइनें भी, चलो इनको रहने दें। आपने देखा होगा कि ये जो मैंने B लिया था, B बेसिकली क्या है, B, इसको फिर से रन कर रहा हूँ, एक सेकेंड। B इस A मैट्रिक्स का, B इज अ पार्ट ऑफ दिस A मैट्रिक्स। इस A मैट्रिक्स के ये जो चारों एलिमेंट है 2 3 6 7 इज B, वही B है, ठीक है। 2 3 6 7 जो था वो B में आइसोलेट किया था हमने। तो ये पूरा मैट्रिक्स मेरा A मैट्रिक्स है, और ये 2 3 6 7 जो है वो B मैट्रिक्स है, ठीक है, जो A का ही कॉपीड है। अब यहाँ पे होता क्या है कि कॉपी करने का जो तरीका है, इसे B में अगर मैं चेंज करूंगा तो वो A में भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि B जो है वो A से बनाया है ना। तो B जो है वो A की ही कॉपी बनाया है, मतलब B एक अलग से वेरिएबल तो है, बट वो A के साथ में एसोसिएट है, ठीक है, वो A के साथ में क्या है, एसोसिएट है। तो अब मैं B00 जो आपका B मैट्रिक्स है, विच इज अ पार्ट ऑफ A, है ना, विच इज अ पार्ट ऑफ, B इज अ पार्ट ऑफ मैट्रिक्स A, ठीक है। तो उस A B का जो 00 अपना पोजीशन है, एक सेकंड इसका साइन किस, दिस इज माय B, ठीक है। अब वो पता नहीं कैसे हो रहा है। तो B का जो रो नंबर 0 है और कॉलम नंबर 0 है वो ही है 2, जो 2 था वो उसका रो नंबर 0 और कॉलम नंबर 0 था। फॉन्ट कैसे चेंज हो गया है, ठीक है। तो जो ये 2 है इज अ वैल्यू ऑफ 00, है ना, रो नंबर 0 है, कॉलम नंबर 0 है, किसका, B का। तो अगर मैं B के इस 00 को 77 कर देता हूँ, ठीक है, B का 00 77 किया, ठीक है, और फिर A को प्रिंट कर रहा हूँ, तो A का वो पर्टिकुलर पोजीशन पे 77 आ जाएगा। कैसे, क्योंकि B का 00 इज नथिंग बट, ये B का 00 मतलब ये वाला जो 2 है, A की रो नंबर 0 कॉलम नंबर 1 है। तो B का रो नंबर 0 कॉलम नंबर 0, A का रो नंबर 0 कॉलम नंबर 1 है। तो B में अगर चेंज करूंगा तो A में भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि अगर आप इस तरीके से करते हो तो ये जो कॉपी है ना, ये इसमें जो कॉपी है वो इस तरीके से आपका B के साथ में A भी चेंज कर देगा, ठीक है। B के साथ में इसको चेंज कर देगा, A को भी चेंज कर देगा। ठीक है, तो ये हमें क्लियर हो गया कि, और अगर मुझे डायरेक्ट करना था, B में चेंज नहीं करता, मैं A में 01 करता तो भी बात वही थी कि A का 01 चेंज हो जाता, 77 जाता। अगर मुझे 77 की जगह लेट्स से 98 करता तो A का 01 98 हो जाता। तो
if we are making changes in A or B, it's all related. बस ध्यान रखना कि B को अगर A से बनाया है तो B में अगर चेंज करोगे तो A में भी चेंज होगा, ठीक है। तो ये एक कॉपी करने का तरीका है, इसको मैं क्या बोलता हूँ, रेफरेंस शैलो कॉपी। ये जो कॉपी होती है इसको क्या बोलते हैं, शैलो कॉपी, और एक डीप कॉपी होती है। तो दो टाइप के कॉपी होते हैं, ये ध्यान रखना है। क्या चाहता हूं मैं कि अगर मैंने A मैट्रिक्स से कोई B मैट्रिक्स बनाया और B में जब चेंजेस करो तो वो A को वापस चेंजेस ना करे, तो मुझे डीप कॉपी करना पड़ेगा। कौन सा कॉपी करना पड़ेगा, डीप कॉपी करना पड़ेगा। वैल्यूज आर कॉपीज, क्या कॉपी होगी, केवल वैल्यूज कॉपी होगी। जबकि अगर मैं इस तरीके से सीधे लिख देता हूँ, जैसे ये लिखा है ना, इस तरीके से डायरेक्ट असाइन कर दिया हूं, तो ये शैलो कॉपी होती है, इसको बोलते हैं कॉपी बाय रेफरेंस, मतलब रेफरेंसेस कॉपी हो गए हैं। तो अब मैं बी में अगर चेंजेस करूंगा तो ए में भी चेंजेस आएंगे, जो अब ये दोनों इंटरलिंक हो गए, बी और ए, ठीक है। तो इस तरीके की कॉपी करने में एक दिक्कत होती है कि अलग अलग वेरिएबल में चेंज करने से, एक वेरिएबल में चेंज करने से उसके रिलेटेड सारे वेरिएबल्स चेंज हो जाते हैं। ये कई बार यूजफुल भी होता है कि अगर हमने किसी चीज को किसी एक वीडियो से किसी एक इमेज को निकाला और उस इमेज में पर्टिकुलर कुछ चेंजेस कर रहे, तो वो ऑटोमेटिकली उस वीडियो में भी चेंज कर देगा, ठीक है। ये अच्छा भी होता है, और बट कई बार ऐसा होता है कि हमें केवल उस पर्टिकुलर इमेज में ही चेंज करना है, वीडियो में वापस कोई चेंजेस नहीं करने, तो ये फिर एक ड्रॉबैक हो जाता है। तो हमें क्या करना है उस कंडीशन में कि जब मैं इस बी मैट्रिक्स में ही चेंज करना चाहता था, आई डू नॉट वांट टू मेक एनी चेंजेस इन ए मैट्रिक्स, ठीक है। तो उस कंडीशन में मुझे क्या करना पड़ेगा, उस कंडीशन में मुझे डीप कॉपी करना पड़ेगा, उस कंडीशन में मुझे डीप कॉपी करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा ट्रिकी कॉन्सेप्ट है, पर इसको समझना जरूरी है। चलो, तो इसके आगे चलते हैं अपन। यहाँ पे देखो एक x वेरिएबल लिया है जिसमें 1 2 3 4 है, उसको x को प्रिंट किया है और x की वैल्यू को सीधे सीधे y में डाल दिया, x की वैल्यू को सीधे सीधे y में डाल दिया, तो जो भी x में है वो y में है। अब मैंने y के 1 1 में क्या लिखा, 5 लिखा, y के 1 1 में क्या लिखा, 5 लिखा, तो x का 1 1 भी 5 हो जाएगा। चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखो ये 1 2 3 4 वाज द वैल्यू इन x, उसको मैंने प्रिंट किया तो ये x प्रिंट हुआ, चेक हो रहा है अपने को 1 2 3 4 ये प्रिंट किया। फिर मैंने x को y में कॉपी किया, मतलब जो x में है एग्जैक्टली वो का वो y में है, बट मैंने y के 1 1 को क्या कर दिया, 5 कर दिया। 1 1 मतलब ये आपका रो नंबर 0, ये रो सॉरी कॉलम नंबर 1, ये आपका रो नंबर 1 कॉलम नंबर 0, और ये है आपका रो नंबर 1 कॉलम नंबर 1। तो अगर मैंने इसको 5 किया, y के 1 1 को 5 किया और फिर से x और y को प्रिंट किया, तो देखो ये x में 5 आ रहा है, y में 5 आ रहा है। मतलब अगर मैंने x को सीधे सीधे y में डाल दिया और उसके अंदर y में चेंजेस करूंगा तो x में भी चेंजेस हो रहे हैं। दिस इज रेफरेंस कॉपीड हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। ये इसको बोलते हैं शैलो कॉपी। इसमें क्या होता है, रेफरेंस कॉपी हुए। अब मैं y में चेंजेस करूंगा तो x में भी चेंजेस आएंगे, बट मुझे ऐसा नहीं करना है, ठीक है। इसके लिए numpy वाला फंक्शन लगाना पड़ेगा np.copy। तो np.copy करूंगा और x की वैल्यू को जब z में डालूंगा, जब मैंने x की वैल्यू, x जो है वो 1 2 3 5 बन चुका है, इसके बाद में x की वैल्यू क्या बन गई है, 1 2 3 5 बन गई, ठीक है। अब उसका मैंने z में डाला और z के 1 1 z की पहली वैल्यू को मैंने 10 कर दिया, 10 कर दिया, और फिर से x और z को प्रिंट करूंगा। तो यहाँ पे देखो x तो जैसा था वो वैसा की वैसा प्रिंट हुआ, मैं z की पर्टिकुलर वैल्यू जो है वो 1 1 वैल्यू क्या हो गई, 10 हो गई। मतलब अगर मैं np.copy से करूंगा तो z में अगर चेंजेस करूंगा तो वो z में ही चेंज होंगे, वो x में चेंज नहीं होंगे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कॉपी वैल्यूज, वैल्यू कॉपी बाय वैल्यूज, मतलब वैल्यूज जो है वो ही कॉपी हुई, ठीक है। अब इसके आगे मैं z में अपना कोई भी प्रोसेस करता रहूं, उसका इम्पैक्ट x पे नहीं आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट होता है, ये ध्यान रखना है। ये कॉन्सेप्ट है जो पुरानी किसी लैंग्वेजेस में नहीं थे, केवल पाइथन में होता है। पाइथन ने ये फीचर भी दिया है, जब मशीन लर्निंग और एआई जहाँ पे बिग डाटा को डील करना होता है, बिग डाटा में नॉर्मली हमें क्या होता है कि डाटा जो लिंक होते हैं, तो अगर मैं एक में चेंजेस कर रहा हूँ तो सब में चेंजेस करना चाहता हूँ, शैलो कॉपी वहां पे बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाता है, ठीक है। तो ये जो कॉपी करने का फंक्शन है वो पाइथन में ही है, बाकी किसी लैंग्वेजेस में इस तरीके का फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो ये numpy ने हमें एक फैसिलिटी भी दिया है, शैलो कॉपी करना चाहो तो आप शैलो कॉपी कर लो, डीप कॉपी करना है तो डीप कॉपी कर लो। चलो डाटा टाइप्स। सर हाँ
हाँ बोलो। सर अगर हम लोग सेलो कॉपी हाँ एक्स की वैल्यू को हम लोग वो करेंगे मॉडिफाई, तो फिर वो बी में ऑटोमेटिक हो जाएगा ना, मतलब आई मीन वाई में। हाँ हाँ बिल्कुल ऑटोमेटिक। Yes. अगर x की वैल्यू को भी चेंज करोगे तो y में भी चेंजेस हो जाएंगे, ठीक है। वो मतलब वो दोनों लिंक हो गए, ओके। और डीप कॉपी में लिंक नहीं रहते हैं, ठीक है, केवल वैल्यूज कॉपी होती है। रेफरेंस का मतलब ये होता है मेमोरी एड्रेस, ठीक है, मतलब वो मेमोरी लोकेशंस कॉपी कर लेता है, तो वो सेम ही लोकेशंस होती है, ठीक। मतलब आप y में चेंजेस करोगे तो x में होंगे, x में चेंजेस करोगे तो y में होंगे, दोनों होंगे, ठीक है। चलो अब अपन डाटा टाइप पे आते हैं। जैसे ये मैंने एक एरे लिया, ये तो अपन पहले भी देख चुके हैं। अगर मैंने पॉइंट नहीं लगाया तो उसका डाटा टाइप क्या आएगा, इंटीजर। ये 64 लिखा है मतलब 64 बिट का, ठीक है। पॉइंट लगाया है तो वो फ्लोटिंग बन जाएंगे, पॉइंट लगाया तो फ्लोटिंग बन जाएंगे। मतलब यहाँ पे नंपा ही डिसाइड कर देगा। अगर पॉइंट नहीं लगाया है तो इंटीजर है, पॉइंट लगाया तो फ्लोटिंग है। बट अगर मैंने इस तरह से लिखा कि 1 and 2, बट मैं चाहता हूँ कि ये 1 and 2 फ्लोट बने, ठीक है, ये इंटीजर ना बने। अगर मैं इधर इतना ही लिखता केवल, तो वो क्या बन जाते हैं, इंटीजर बन जाते हैं। मगर मैंने 1 और 2 लिखा, डॉट भी पॉइंट भी नहीं लगाया है, ठीक है, पर फिर भी मैं चाहता हूँ कि ये फ्लोट बने, तो आप इसे बस डाटा टाइप np.float64 उसके पीछे लिख दो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा, फोर्स अ पर्टिकुलर डाटा टाइप, मतलब इसको मैं डाटा टाइप क्या चाहता हूँ, फ्लोट बनाना चाहता हूँ। तो ये जो जेड में 1 और 2 आएंगे, फ्लोट डाटा टाइप बन के आएंगे, ठीक है। चलो तो डाटा टाइप्स ये हो गए। फिर इसके बाद में हम ये डाटा टाइप तो मैं अभी भी बता दिया हूँ कि अगर आपको फ्लोट में करना तो आप फ्लोट में कर सकते हो, आपको उसको डायरेक्ट देना है तो डायरेक्ट दे सकते हो, ठीक है। तो ये देखो, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 दो मैट्रिक्स बने हैं। ऊपर वाला भी आपका 2x2 का मैट्रिक्स है, नीचे वाला भी एक 2x2 का मैट्रिक्स है। x इज अ मैट्रिक्स, y इज अनदर मैट्रिक्स, जो दोनों के दोनों 2x2 के हैं और दोनों के दोनों किस टाइप के हैं, फ्लोट टाइप के हैं, ठीक है। तो फ्लोट टाइप के मैट्रिक्स है, दोनों को जब ऐड करेंगे x प्लस वाई, तो क्या ऐड होगा, इनका मैट्रिक्स का सिंपल एडिशन होगा ना। क्या होगा, इस 1 का इस 3 में ऐड होगा, ये 2 का 4 में ऐड होगा, 5 का 7 में ऐड होगा, 6 का 8 में ऐड होगा, और इस तरीके से ये आपका एडिशन आ जाएगा, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 है ना, सॉरी, ये 1 का इस 5 में ऐड हुआ, 6 आया, 2 का 6 में ऐड हुआ, 8 आया, 3 का 7 में हुआ, 10 आया, और 4 का एडिशन 8 में हुआ तो 12 आ गया। वी आर गेटिंग द वैल्यूज। तो दो मैट्रिक्स आपस में जुड़ जाते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से हम दो मैट्रिक्स को आपस में सिंपली ऐड कर सकते हैं। अब अगर मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन भी आप सभी को आता होगा, आप लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं आप इस इधर। अरे यार ये शायद ओके ओके, इसका लाइसेंस खत्म हो गया ना सारा, इसलिए नहीं चल रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, तो मेरे पास में दो मैट्रिक्स है। इफ आई हैव टू डिफरेंट मैट्रिक्स एंड व्हाट आई वांट टू ऐड टू मैट्रिसेस, ठीक है। तो एक मैट्रिक्स में लिखा हुआ है 6 8 और दूसरी वैल्यू है 10 और 12। दिस इज माय फर्स्ट मैट्रिक्स, ये पहला मैट्रिक्स है। इसमें मुझे प्लस करना है एक और मैट्रिक्स को, उसमें लिखा हुआ है, सॉरी ये तो गलत लिख दिया है। पहली वैल्यू 1 2 5, सॉरी 1 2, उसके बाद में है 3 4, 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। ये मेरा दूसरा मैट्रिक्स है 5 6 7 8 वाला।
और ये मेरा पहला मैट्रिक्स है, ठीक है। ये इसलिए बता रहा हूँ कि बाकी सारे भी इसी से अपन देख लेंगे। तो इनको सिंपल प्लस करोगे तो कैसे प्लस होगा, 1 का 5 में प्लस होगा, 2 का 6 में प्लस होगा, 3 का 7 में प्लस होगा और 4 का 8 में प्लस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपना 6 1 + 5 6 आ जाएगा, 2 + 6 8 आ जाएगा। देखो यहाँ पे 6 आया, फिर 8 आया, फिर 10 आया, फिर 12 आया, एग्जैक्टली जो हमने देखा था वैसे आया। तो आप सिंपल ऐड करोगे तो भी आंसर आता है। आप np.add फंक्शन लगाओगे तो भी वो सिंपल एडिशन करेगा। उसी तरीके से अगर आप माइनस करते हो, अगर आप माइनस करते हो, एक सेकेंड, ठीक है, आप माइनस भी करो तो देखो 1 - 5, अगर ये प्लस की जगह पे आप माइनस करोगे तो 1 - 5 -4, 2 - 6 -4, 3 - 7 -4, 4 - 8 -4। So you will have -4 -4 -4 -4 एज अ आंसर। तो आप सिंपल x - y लिखोगे तो भी ये आएगा, या np डॉट सब्ट्रैक्ट फंक्शन लगाओगे तो भी सब्ट्रैक्शन ही करेगा, सिंपल है ये, ठीक है। तो ये एडिशन सब्ट्रैक्शन सिंपल है, मल्टीप्लाई इज डिफरेंट। मल्टीप्लाई में थोड़ा ध्यान रखना है। तो आप अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो, ये पूरा कहानी मैं मल्टीप्लाई के लिए ही बता रहा हूँ बेसिकली। तब ये तो एक मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 का, ये भी एक मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 का। तो इफ यू वांट टू मल्टीप्लाई दिस टू मैट्रिक्स, तो आपका आंसर एक्सपेक्टेड क्या आना चाहिए कि भाई 1 × 5 प्लस 2 × 7 कितना हो जाएगा, 5 + 14 19 इज माय फर्स्ट आंसर, ये आना चाहिए। फिर इसका इसमें करेंगे तो 1 × 6 2 × 8 16 + 6 22। तो मुझे आंसर इस टाइप से कुछ आना चाहिए। 3 × 5 15, 4 × 7 है ना 28 + 15 43, शायद ऐसा है ना। और फिर 3 × 6 एंड 4 × 8 4 = 32, 3 6 = 18, 13 और 18 कितना हो जाएगा 50, है ना। तो ये आई एम एक्सपेक्टिंग दिस, क्योंकि मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बट इस तरीके से आंसर नहीं आता। यहाँ पे देखो जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या तो सीधे मल्टीप्लाई करो या np डॉट मल्टीप्लाई करो, तो आंसर क्या आ रहा है, ये आंसर आ रहा है 5 12 21 32। ये नहीं आ रहा है। तो क्या हो रहा है बेसिकली यहाँ पे, ये अपन देखते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे जो होता है वो आपका एलिमेंट वाइज मल्टीप्लीकेशन होता है। तो ध्यान रखेंगे, अगर आप और कोई सी लैंग्वेज यूज कर रहे होंगे तो वहां पे मल्टीप्लाई करने से वो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर देगा, बट यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लाई नहीं करेगा, एलिमेंट का मल्टीप्लाई करेगा। मतलब 1 का 5 में किया, आंसर आ गया 5, 2 का 6 में किया, आंसर आ गया 12, 3 का 7 में किया, आंसर आ गया 21, 4 का 8 में किया, आंसर आ गया 32, ठीक है। सिंपल। ये सेकेंड फर्स्ट रो का, सॉरी रो नंबर 1 का कॉलम नंबर 1, रो नंबर 1 का कॉलम नंबर 1 से, रो नंबर 0 कॉलम नंबर 0, रो नंबर 0 कॉलम नंबर 0 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो पोजीशन के अकॉर्डिंग अगर मल्टीप्लाई होगा, दैट विल बी एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन, जो आपका इसमें होता है पाइथन में, ठीक है। तो np डॉट मल्टीप्लाई से एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई होगा। सिमिलरली डिवीजन भी, इफ यू आर डिवाइडिंग, ये x है और ये y है, ठीक है। ये जो आपका आगे वाला नंबर है, दिस इज योर x, ये x है आपका और ये y है। तो x का y से जब आप डिवाइड करोगे तो 1 का 5 में डिवाइड होगा, आंसर आएगा 0.2, 2 का 6 में डिवाइड होगा, आंसर आएगा 0.33, 3 का 7 में डिवाइड होगा, आंसर आएगा 0.42, 4 का 8 में डिवाइड होगा, आंसर आएगा 0.5। तो ये डिवीजन कर देगा इस तरीके से एलिमेंट वाइज, है ना। मतलब पहले रो का पहले कॉलम पहले रो के पहले कॉलम से ही डिवाइड होगा, ठीक है। ये कोई मैट्रिक्स डिवीजन नहीं है ना, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना कि पाइथन में अगर आपने मल्टीप्लाई किया तो वो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई नहीं करेगा, वो एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। बट अगर मुझे सच में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है, व्हाट आई वांट अ मल्टीप्लिकेशन इन मैट्रिक्स। मतलब मैट्रिक्स के जो रूल होते हैं ना, पहले रो का पहले कॉलम से पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो पहली वैल्यू आती है जैसे 1 × 5, 2 × 7 14 + 5 6, है ना। सॉरी 14 + 5 19, व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग 19। इस टाइप से अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो आपको उस कंडीशन में लिखना पड़ेगा डॉट, क्या लगाना पड़ेगा, डॉट। तो ये यहाँ पे दिखा रहे हैं, यहाँ पे देखिए
तो अगर मुझे कोई दो नंबर को मल्टीप्लाई करना है और मैं जैसे डॉट DOT है ना, तो ये जैसे एक V है, V में एक वैल्यू है 9 और 10, W में एक वैल्यू है 11 और 12। अब मुझे इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स के रूल से। मैट्रिक्स बताओ, ये एक मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो व्हाट आई वांट अ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, तो इसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, डॉट मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे ऐसे डॉट लिखना पड़ता है, DOT। तो इससे क्या हो जाएगा, ये दोनों मैट्रिक्स कंसीडर होंगे, ठीक है। मैं चलो इसको थोड़ा और बेटर कर देता हूँ। यहाँ पे अपन लिख देते हैं 2 1, ठीक है, और इसको लिख देता है 1, ठीक है, और इसको पूरा मैट्रिक्स में ले लेंगे। ये एक मैट्रिक्स है, उसके नीचे ये भी एक मैट्रिक्स ले लेते हैं मैं, 1, 2, इसके अंदर क्लोज। तो देखो आपका जो V और W है वो दोनों की दोनों 2x2 के मैट्रिक्स है। मैं यहाँ पे इनको भी प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट W, ठीक है। तो यहाँ पे देखो V जो है वो 5 1, ये पहले तो शेप है, शेप मतलब 2x2, 2x2 का ये भी है, 2x2 का ये भी है। इसके बाद में मैं यहाँ पे स्लैश n भी लगा देता हूँ ताकि अपने को अच्छे से इंटरप्रेट करके अपन देख सकें। इसके आगे भी सबके आगे स्लैश n लगा देते हैं ताकि क्लियर देखना है कि अलग अलग समझ में आ जाए कि किस क्या क्या कहाँ पे दिख रहा है। अब रन करते हैं, ओके। तो सबसे पहले शेप आया V का, V क्या है 2x2 का, फिर W का शेप है वो भी 2x2, फिर V प्रिंट हुआ, V क्या है आपका 5 1 2 1, पहला मैट्रिक्स है जो 2x2 का है। फिर W प्रिंट हुआ, ये W प्रिंट होगा, वो है 1 2 4 3, ये आपका दूसरा मैट्रिक्स है। फिर मैंने V डॉट, है ना, मतलब वो एक डॉट लगाना भी और डॉट लिखना भी है, तो V डॉट W लिखा और ये लिखा, तो क्या होगा कि V का W में मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ये पूरा मैट्रिक्स का इस पूरे मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई होगा, तो देखो 5 का 1 में होगा, 1 का 4 में होगा, 5 इंटू 1 5, 1 इंटू 4 4, तो 5 और 4 हो गया 9, पहली वैल्यू आ गई 9। फिर इसका 5 और 1 का किस में होगा, 2 और 3 में होगा, तो 13 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 7। तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का आउटपुट आएगा, यू विल हैव अ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आउटपुट। अब आप ऐसा लिखो, V डॉट करके लिखो, या NP डॉट डॉट के मतलब ये जो NP डॉट फिर DOT, उसके अंदर V और W को पास करोगे तो भी ये। आप तो ऐसा लिखोगे तो भी चलेगा, ऐसा लिखोगे तो भी चलेगा, ये तीनों एक ही है, ये दोनों। इसके अलावा एक और तरीका, अगर प्रिंट लिखा मैंने V @W, तो ये भी क्या होता है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को लिखने का एक तरीका है, ठीक है। तो ये वो अच्छा, मतलब बोलने में अच्छा नहीं लगता कि एक डॉट बोलो और फिर डॉट लिखो, तो वो उसकी जगह एक और बना दिया है @ तो V @W का मतलब भी क्या होता है, इट इज ऑल्सो परफॉर्मिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। इसमें भी क्या होगा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ही होगा, ये देखो सेम। तो या तो आप डॉट DOT लिखो या NP डॉट लिखो और उसके अंदर VW पास करो, या V @W लिखो। तो सबसे बेस्ट तो यही है कि भाई @ लिखो। इफ यू वांट अ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आप @ लिख दो, बात ही खत्म हो जाएगी, ठीक है। चलो, तो अब ये तो सब वही है ना। शेप में मल्टीप्लिकेशन में बता दिया हूँ, तो ये उसी से रिलेटेड कुछ और चीजें हैं, है ना, ये यहाँ पे सब लिखे हुए हैं, तो आप लोग इसको देख लेंगे, ये मैं पूरा भेज दूंगा। ये सब मैट्रिक्स के रिलेटेड, इसमें कुछ नया नहीं है। कैसे देखना है ये, ठीक है। तो ये numpy के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ये मैं पूरा शेयर कर दूंगा, इसको अपन बाद में कभी पढ़ेंगे क्योंकि अभी अपने इसी को पढ़ते रहेंगे तो बोर होने लगेंगे।
ठीक है। numpy इज नथिंग बट मैट्रिक्स रिलेटेड ऑपरेशन। अब इसके रियल एग्जांपल आएंगे तो अपन उसी में समझते रहेंगे। अब मैं आज आपको स्टार्ट करता हूँ मैटप्लॉटलिब। ये बहुत अच्छा है, थोड़ा इंटरेस्टिंग है। इसके पहले जितना भी अपन ने पाइथन पढ़ा अब तक, अभी केवल अपन उनके स्क्रिप्टिंग ही पढ़ रहे हैं, एग्जांपल्स नहीं पढ़ रहे, मतलब एक बड़े बड़े एग्जांपल्स नहीं पढ़ रहे, बस एक एक छोटे छोटे से एग्जांपल दे रहे हैं। एक्चुअली एप्लीकेशंस अपन ने अभी तक कोई नहीं पढ़ी, ठीक है, क्योंकि जब तक अपन पूरी लाइब्रेरीज नहीं पढ़ लेते, पूरी लाइब्रेरीज नहीं भी तो numpy और मैटप्लॉटलिब भी अगर अपन पढ़ लेंगे तो अपन अधिकतर ऑपरेशन परफॉर्म कर पाएंगे। तो ये दो लाइब्रेरी से अपन कंप्लीट करने थे, ठीक है। तो बहुत सारे कोड हैं numpy के, है ना, यहाँ पे लिखे हुए हैं, मैं इसको पूरा आपको शेयर कर दूंगा, आप लोग इसमें से देखते रहना। बेसिकली जो numpy में होता है वो मैं आपको समझा दिया। तो मैटप्लॉटलिब क्या होता है? मैटप्लॉटलिब इज अ प्लॉटिंग लाइब्रेरी। In this section, I am giving a matplotlib, मतलब थोड़ा उसके जो बेसिक एग्जांपल्स है वो बताऊंगा मैं, है ना, कि किस तरीके से मैटप्लॉटलिब से प्लॉटिंग कर सकते हैं, जब ग्राफ बनाते हैं ना वो कैसे कर सकते हैं, ठीक। तो सबसे पहले मैटप्लॉटलिब, जैसे numpy को अपन इंपोर्ट करते हैं वैसे मैटप्लॉटलिब को भी इंपोर्ट कर लो। तो उसको कैसे लिखते हैं? मैटप्लॉटलिब डॉट पाइप्लॉट एसपीएलपी, ठीक है। ये इंपोर्ट करने के बाद ये बेसिक फंक्शन है ना, लाइब्रेरी को इंक्लूड करना पड़ता है। इंक्लूड कर लिया अपने लाइब्रेरीज को, अब अपन देखते हैं कि प्लॉटिंग कैसे होती है, ठीक। तो np numpy तो अपन यहाँ पे डाला ही है, numpy के बिना तो अपनी रेंज वगैरह कुछ बनेगी नहीं। आपको अगर रेंजेस बनानी है, ठीक है, तो आप numpy का यूज कर रहे हो। बट प्लॉटिंग करने के लिए ये जो है, ये जो plt है, ये है आपका मैटप्लॉटलिब के लिए। तो plt के बिना आप प्लॉटिंग नहीं कर पाओगे, ठीक। तो देखो यहाँ पे लिखा क्या है, इसको समझते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है numpy डॉट अरेंज। अरेंज एक फंक्शन है जो 0 से लेकर 4 इंटू पाई, ये np डॉट पाई का मतलब है 4 पाई, पाई होता है ना जो, तो 0 से लेकर पाई तक, 4 पाई तक, 0 से लेकर 4 पाई तक जाना है 0.1 के गैप पर, ठीक है। तो 0 से लेकर कहाँ तक जाना है? 4 पाई तक जाना है 0.1 के गैप पर, ठीक। तो इस तरीके से ये x किस तरीके से बनेगा मैं बता देता हूँ। ये x बनेगा, जो स्टार्ट x जो है वो स्टार्ट होगा 0 से, फिर 0 के बाद में कोई वैल्यू आएगी 0.1, फिर आएगी 0.2, है ना, उसके बाद में क्या आएगा 0.2 आएगा, फिर उसके बाद में 0.3 आएगा, फिर ऐसा डैश 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 ये कहाँ तक जाएगा? 4 पाई तक जाएगा, ठीक है। तो x एक रेंज बन जाएगी जो 0 से लेकर 4 पाई तक, बहुत बहुत बड़ी रेंज बनेगी। बट 0 से लेकर अल्टीमेटली कहाँ तक बनेगा? 4 पाई तक बनेगा। और ये अरेंज इसलिए कहते हैं क्योंकि 4 पाई जो है वो एक नंबर है जो हो सकता है 0.1 का मल्टीप्लाई हो या नहीं हो, ठीक है। तो इसको अरेंज कर लेगा, 4 पाई के क्लोजेस्ट ला देगा, है ना। एग्जैक्ट 4 पाई नहीं है तो 4 पाई का 0.1 का जो भी राउंड ऑफ होगा वहां तक ले आएगा इसको, ठीक है। तो ये 4 पाई तक ला सकते हैं अपन। इसके बारे में क्या लिखना है? ये तो एक सिग्नल बना, इट इज जस्ट एन सिग्नल या रेंज, जो 0, 0.1, 0.2, 0.3 ऐसा, क्योंकि 0.1 लिखा हुआ। अगर यहाँ पे मैं 0.1 लिखते 0.5 लिखता तो पहली वैल्यू आती 0, फिर आता 0.5, फिर आता 0.5, फिर क्या आता 1 आ जाता, फिर 1 के बाद में क्या आ जाता 1.5 में आ जाता, फिर धीरे धीरे ये कहाँ तक जाता है 4 पाई तक ही जाता है, क्योंकि ये 4 पाई लिखा हुआ है, 4 इंटू npi डॉट, है ना, ये 4 पाई लिखा हुआ है। ये जो है ना, दिस इज 4 पाई। पाई को लिखने के लिए क्या लिखते हैं? np डॉट पाई। केवल पाई लिखने से काम नहीं होता, ठीक है। और 4 पाई लिखने के लिए क्या लिखते हैं? 4 इंटू np डॉट पाई, ठीक है। तो 4 पाई तक की वैल्यू जा रही है। अगर 0.5 लिखोगे तो आप, ये डिपेंड करता है कि आपने क्या लिखा था। 0.1 लिखते हैं, चलो फिर से। अब मैंने को क्या करना है, ये जो पूरे वैल्यूज है इस सबके ऊपर साइन लगा दें, तो क्या आएगा sin 0, फिर sin 0.1, उसके बाद में क्या है भाई अगला वाला आपका 0.2, फिर उसके बाद में क्या है 0.3, ठीक है। तो पहले साइन, इसका साइन होगा, इसका भी साइन होगा, इसका भी साइन वैल्यू आएगी, इसकी भी साइन वैल्यू। तो सारी वैल्यूज जो x के अंदर है उन सबका साइन वैल्यू आएगी और किसमें स्टोर हो जाएगा? y में, ठीक है। तो y कैसा होगा मैं बता देता हूँ। y कुछ इस तरीके से होगा, y होगा, y इक्वल्स टू क्या होगा, y भी एक लिस्ट ही बनेगा, बट उसमें क्या होगा, अब साइन 0, साइन 0 क्या होता है भाई? 0 है ना, तो ये साइन 0 रहेगा। फिर अगले वाले में क्या आएगा? साइन
0.1 आएगा, फिर क्या आएगा साइन 0.2। आप कैलकुलेटर से करके देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। डैश डैश डैश, आखिरी में साइन 4 पाई। ये y में कुछ इस तरीके की वैल्यूज आ जाएंगी। तो अब ये y में आ गया। अब मुझे क्या करना, सिंपल y को प्लॉट करना था, बट मैंने क्योंकि मैटप्लॉटलिब इंक्लूड किया है तो ही मैं प्लॉट कर पाऊंगा। तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा plt डॉट प्लॉट x, y। तो ये x एक्सिस पे अपने ये वैल्यूज है और y पे उसके साइन है, ठीक है। तो x कहाँ से चालू होगा, 0 से चालू होगा और 4 पाई तक जाएगा, 0 से चालू होगा और 4 पाई तक जाएगा, और y जो है उसके साइन वैल्यू से। और इसको रन करो तो देखो, अच्छा आपको पता होगा कि साइन 4 पाई मतलब साइन 2 पाई के बाद में रिटर्न करता है। साइन पाई जो है ना, साइन का जो साइकिल होता है वो 2 पाई होता है। तो ये 0 से लेकर 2 पाई, फिर 2 पाई से लेकर 4 पाई, 2 साइकिल कंप्लीट कर देगा। अगर मैं 4 पाई की जगह लेट से 2 पाई लेता तो ये एक ही साइकिल कंप्लीट करेगा, ये एक ही साइकिल कंप्लीट कर पाएगा। अगर मैं यहाँ पे 10 पाई लेता, ये 5 साइकिल कंप्लीट कर देगा। साइन के कितने साइकिल आ जाएंगे, 5 डिफरेंट साइकिल्स आ जाएंगे, क्योंकि इसकी रेंज मैंने बढ़ा। तो जितना मैं रेंज बढ़ाता जाऊंगा साइन उतना लंबा यहाँ पे प्लॉट होता जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप साइन सिग्नल्स को यहाँ पे प्लॉट कर सकते हो। पर प्लॉटिंग इज नॉट इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट ये है कि आप साइन सिग्नल को बनाओगे कैसे, ठीक है। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। साइन तो ठीक है, कॉस सिग्नल बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो इमेजेस होती है ना, जितनी भी इमेजेस होती है उनको एनालाइज करने के लिए कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। कॉन्सेप्ट आता है डिस्क्रीट कोसाइन ट्रांसफॉर्म का। तो वहां पे जो कॉस सिग्नल होते हैं उसका बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। इमेजेस पे अप्लाई होता है वो, कि इमेज को ट्रांसफॉर्म करने के लिए अपन डीसीटी अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो साइन सिग्नल कैसे जनरेट होता है अपन ने यहाँ पे एक ये चीज सीख लिया, और साइन सिग्नल को कैसे प्लॉट करते हैं अपन ने ये भी सीख लिया। अब देखो यहाँ पे वो वैल्यूज तो अपन ने x ले ही ली थी, ये x ही है ना। 10 की जगह चलो वापस मैं कर देता हूँ 4 पाई, है ना। तो x तो मेरी रेंज है ही, जो 0.1 0.2 0.3 कहाँ तक जा रही है, 4 पाई तक जा रही है। उस पर मैंने साइन लिया, कॉस भी ले लेते हैं, ठीक है। तो ये y साइन है, y कॉस है, दो सिग्नल बन गए, एक साइन सिग्नल बन गया, एक कॉस सिग्नल बन गया। व्हाट आई वांट, मैं प्लॉट करूंगा साइन को, मैं प्लॉट करूंगा कॉस को, दोनों को प्लॉट कर दिया। तो दोनों को जब प्लॉट करोगे तो क्या होगा, वो दोनों एक ही ग्राफ में प्लॉट हो जाएंगे, साइन भी प्लॉट हो जाएगा, कॉस भी प्लॉट हो जाएगा। अब मेरे को ये जो सिग्नल, मैंने जो आउटपुट आ रहा है, आप लोग आउटपुट देख लो एक बार। ये जो आउटपुट आ रहा है इसमें ब्लू वाला तो आपका साइन सिग्नल है, और ये जो ऑरेंज वाला है वो आपका कॉस सिग्नल है। तो वी आर हैविंग कॉस सिग्नल एंड साइन सिग्नल बोथ ऑन द सेम प्लॉट। बट मुझे चेक करना है, ये लिखना है, जैसे ये लिखा ना एक्स एक्सिस लेबल, वाई एक्सिस लेबल, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इसको, सपोज करो एक्स एक्सिस को लिख देता हूँ मैं टाइम, ठीक है। या मुझे यहाँ पे लिखना है एम्पलीट्यूड। तो मुझे एक एक्सिस पे कुछ लिखना है कि एक्स एक्सिस का नाम, वाई एक्सिस का नाम लिखना है, तो मैं नाम लिख सकता हूँ, ठीक है। और ये पूरे ग्राफ का एक टाइटल लगाना है, साइन एंड कोसाइन, मैंने इसका टाइटल लगा दिया। अब मुझे देख के तो पता है कि भाई ऑरेंज वाला कॉस है और ब्लू वाला साइन है, बट मुझे ये ग्राफ के अंदर भी पॉइंट आउट करना है, जैसे ये साइन, एक कोसाइन, ठीक है। तो इसको बोलते हैं लीजेंड, क्या बोलते हैं, लीजेंड। तो जैसे ही मैंने पीएलटी डॉट लीजेंड लगा, ये सारे के सारे जो पीएलटी प्लॉट, पीएलटी एक्स लेबल, पीएलटी वाई लेबल, पीएलटी टाइटल, पीएलटी लीजेंड, ये सब के सब मैट प्लॉट लिब के फंक्शन है, ठीक है। लीजेंड से क्या होता है, उस प्लॉट के अंदर लीजेंड्स मतलब उनके प्लॉट के अंदर जितना भी डाटा है आपका, या जो भी ग्राफ है, वो कौन सा ग्राफ किस चीज का है वो पॉइंट आउट हो जाता है। कि ये ब्लू वाला बता रहा साइन का है और ऑरेंज वाला बता रहा कोसाइन का। ये देखो साइन लिखो, कोसाइन लिखो। उसके अलावा आप इसका पूरा टाइटल लिखना चाहते हो, इस पूरे प्लॉट का टाइटल लिखना चाहते हो, तो टाइटल पीएलटी डॉट टाइटल, फिर एक्स लेबल मतलब एक्स एक्सिस का नाम, वाई एक्सिस का नाम। देखो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस का नाम चेंज कर दिया अपन ने, ये टाइम आ गया, ये एम्पलीट्यूड आ गया, ये साइन इन कोसाइन। तो इस तरीके से आप प्लॉटिंग कर सकते हो। तो किसी भी ग्राफ को, किसी भी चीज को आप यहाँ पे प्लॉटिंग कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि साइन और कॉस ही प्लॉट करो, आप किसी भी चीज को प्लॉट कर दो। आप कोई भी लिस्ट ले लो और उसको प्लॉट कर लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जो प्लॉट करना चाहते हो वो ये यहाँ पे प्लॉट हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो हो गया एक प्लॉट, और एक ही में दो प्लॉट, ठीक है। अब मुझे देखना है
कि मुझे दो अलग अलग प्लॉट करना है। व्हाट आई वांट टू डिफरेंट प्लॉट्स। ये जैसे दो अलग अलग प्लॉट है ना, ये कैसे करते हैं? बस ये आखिरी है, मैटप्लॉटलिब का ये आखिरी चीज है कि ये दो अलग अलग प्लॉट कैसे करोगे। तो उसके लिए भी सिंपल है, मैंने एक एक्स वेरिएबल लिया, वही सिंपल जैसा रेंज था ना यहाँ पे, यही वाला है, यही है ना, 0 4 पाई 0.1 के गैप में x इज नथिंग बट अ लिस्ट टू द रेंज है जो 0.1 0.2 चल रहा है। फिर मैंने साइन सिग्नल बनाया, कॉस सिग्नल बनाया। अब मैंने लिखा plt.subplot। देखो यहाँ पे सब प्लॉट लिखा है। तो सब प्लॉट का मतलब क्या होता है, पहले ये देखो। सब प्लॉट में तीन चीजें पास की, 2 1 1। तो दो का मतलब होता है दो प्लॉट होंगे। दो का मतलब क्या होता है, दो प्लॉट होंगे, ठीक है, या प्लॉट में दो रो होंगी, ये ध्यान रखना। ये जो 2 है आगे वाला, इसका मतलब है प्लॉट में दो रो होंगी, एक कॉलम होगा, और पहला प्लॉट जो होगा, हम क्या किसकी बात कर रहे हैं, वो यहाँ पे आएगा। दो रो होंगे, एक कॉलम होगा प्लॉट में, और पहला प्लॉट जो होगा इसके जस्ट बाद में जो लिखेंगे वो बनेगा। ठीक है, तो इसके बाद में मैंने क्या लिखा, वाई साइन, मतलब साइन बनेगा। तो पहले में साइन आएगा और उसका टाइटल साइन आएगा। उसी तरीके से 2 रो 1 कॉलम और सेकेंड प्लॉट जो है वो किसका बनेगा, वाई कॉस का बनेगा। तो देखो ये ऊपर वाला साइन का बना, नीचे वाला कॉस का बना। तो इस प्लॉट को अगर अपन ध्यान से देखेंगे तो इसमें ये पहला प्लॉट रो में दिख रहा है, ये दूसरा प्लॉट रो में दिख रहा है। तो दो प्लॉट हैं, ऊपर नीचे है, ऊपर नीचे मतलब रो वाइज है, बट दोनों प्लॉट कॉलम में है ना, तो ये कॉलम एक ही है। देखो मैं चेंज करता हूँ तो ज्यादा बेटर समझेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे इसको 2 लिख दिया और इसको 1 लिख दिया, उसी तरीके से यहाँ पे भी इसको 1 लिख दिया और इसको 2 लिख दिया। तो क्या होगा कि एक रो होगी और दो प्लॉट होंगे। मतलब आपको हॉरिजॉन्टली अभी जो प्लॉट मिले हैं ये हॉरिजॉन्टली मिले, अब दो वर्टिकल प्लॉट मिलेंगे। अभी भी प्लॉट तो होंगे, बट देखो ये एक कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2 और रो एक है। एक रो दो प्लॉट, पहला साइन का दूसरा कोसाइन का, ठीक है। तो उसके जो नीचे लिखते हैं ये जो लिखते हैं कि सेकेंड वाला प्लॉट कोसाइन का बन रहा है, और ये 1 लिखा है मतलब फर्स्ट वाला प्लॉट इसका बन रहा है। अब मैं इसकी जगह अगर यहाँ 2 लिख दूंगा और यहाँ 1 लिख दूंगा तो ये चेंज हो जाएगा। ये देखो कोसाइन इधर साइन इधर, ठीक है। तो ये कौन सा प्लॉट किसको पॉइंट कर रहा है वो आखिरी में होता है, और प्लॉट में कितने रो और कितने कॉलम चाहिए वो इधर होते हैं, ठीक है। तो ये आपके इस तरीके से आप प्लॉटिंग कर सकते हो। ये मैटप्लॉटलिब बस इतना ही है, ठीक है, कि आपको साइन कॉस के अलावा ये बहुत सारी चीजें प्लॉट कर सकते हो। ये केवल साइन और कॉस नहीं है, कितनी भी चीजें प्लॉट कर पाओगे, इसमें ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो है आपको इमेज को कैसे रीड करना है। इफ आई वांट टू रीड एन इमेज इन माय पाइथन, ठीक है, तो पाइथन में भी किसमें, कोलैब में। तो ठीक है, मैं एक और प्रोग्राम लिखा है मैंने आपको इमेजेस के लिए, बस आज इसको करके अपना लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। इमेज को प्रोसेसिंग में कल सिखाऊंगा, ठीक है, बट इमेजेस को रीड कैसे करना है, क्योंकि मैं ये बताना चाहता हूँ कि इमेजेस जो बेसिकली रीड करना है आपको तो किस तरीके से करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इमेजेस को रीड करने के लिए कोलैब में है ना, अलग अलग हो सकता है, आप कोलैब के अलावा कुछ और यूज कर रहे हो तो वहाँ पे अलग टाइप से होगा, ठीक है। बट इमेजेस को यहाँ पे रीड करना है तो कुछ इम्पोर्टेंट क्या बोलते हैं लाइब्रेरी से जो इंपोर्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो पहला जो है कोलैब में लाने के लिए, एक सेकंड इसको रन कर देते हैं अपन। तो कोलैब में इफ यू वांट टू गेट एन इमेज फ्रॉम योर कंप्यूटर टू कोलैब, मतलब कंप्यूटर से कोलैब में लाना है, ठीक है। तो ये गूगल कोलैब में फाइल्स को इंपोर्ट करना है, ये हम चाहते हैं कि गूगल कोलैब में फाइल्स को इंपोर्ट करना है जो कि हमारे कंप्यूटर में, ठीक है। तो पहले तो ये लिखना पड़ेगा फ्रॉम गूगल कोलैब इंपोर्ट फाइल्स, फिर आई पाइथन इंपोर्ट डिस्प्ले। डिस्प्ले भी अपने को क्या करना पड़ेगा, डिस्प्ले जो है वो इसमें एक फंक्शन होता है जिससे अपन इमेज को डिस्प्ले कर सकते हैं। एक फंक्शन होता है जिससे इमेज को डिस्प्ले कर सकते हैं। एक और फंक्शन होता है आई एम शो, उससे भी कर सकते हैं, बट अगर डिस्प्ले फंक्शन यूज करना है तो वो डिस्प्ले में क्या अपन इमेज को छोटा बड़ा कर पाएंगे, ठीक है। आई एम शो में इमेज को छोटा बड़ा नहीं कर पाएंगे, जितनी है वो उतनी दिख जाएगी।
ठीक है। तो ये डिस्प्ले नाम का मैंने यहाँ पे फंक्शन इंक्लूड किया है। अब मैंने लिखा है CV2, ठीक है। ये ओपन CV होता है, ये भी एक अलग टाइप है, जैसे numpy एक लाइब्रेरी है, मैटप्लॉटलिब एक लाइब्रेरी है, उसी तरीके से CV2 भी एक लाइब्रेरी है। ये बहुत अच्छी लाइब्रेरी है इमेजेस को प्रोसेस करने के लिए। तो अगर आपको इमेजेस को प्रोसेस करना है, ठीक है, तो मैटप्लॉटलिब तो केवल प्लॉटिंग करता है, numpy तो केवल मैट्रिक्स को डील करता है, बट CV2 जो है वो इमेजेस को प्रोसेस कर पाएगा, ठीक है। तो ये numpy के साथ में ही रन होता है, ठीक है। तो आप CV2 को भी यहाँ पे इंपोर्ट कर लो, और numpy को तो इंपोर्ट करना ही है हमेशा, है ना। आप अभी ये प्रैक्टिस में ला दो कि भाई पाइथन अगर यूज करना है तो numpy का यूज करना ही है, ठीक है। तो numpy को तो आप हमेशा ही इंपोर्ट कर लो, वहां पे फिर अंदर पता चलेगा यूज हो रहा है नहीं हो रहा है, वो बात की बात है। numpy को इंपोर्ट कर लेते हैं। मैटप्लॉटलिब को यहाँ पे इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अपन प्लॉटिंग नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे इमेजेस को डील कर रहे हैं, जो CV2 से होता है। और एक ये जो है ये ऑप्शनल है। गूगल कोलैब अगर आप यूज कर रहे हो तो आपको ये यूज करना पड़ेगा। अगर आप गूगल कोलैब यूज नहीं कर रहे हो, आप डायरेक्ट आपका कोई सा IDE यूज कर रहे हो एनाकोंडा टाइप का, तो आपको ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंककि उसमें CV के पेजेस पहले से अवेलेबल होते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे। ये लाइन केवल और केवल किसके लिए अपन ने यूज करेंगे, कोलैब के लिए, ठीक है। तो ये 5 लाइन जो है ये कॉमन है, आप इसको बस लिख लो। इससे क्या होगा कि इमेजेस जो है वो रीड भी हो जाएगी फाइल से और शो भी हो जाएगी। चलो अब मैं प्रोग्राम बताता हूँ कैसे होगा। तो सबसे पहले अपन ने लाइन रन करी, अपलोडेड इक्वल्स टू फाइल डॉट अपलोड, ठीक है। तो ये अपलोडेड कुछ भी हो सकता है, मतलब फाइल डॉट अपलोड लिखने का मतलब होता है कि अपने को ऑप्शन देता है चूज करने का। तो मैंने यहाँ पे चूज फाइल किया, और ये इमेजेस है, बहुत सारी इमेजेस है। मैं इनमें से कोई भी एक इमेज को कट कर लेता हूँ। लेट्स से मैंने ये इमेज रीड कर लिया, ठीक है। तो वो वाला जो इमेज है उसका नाम था four.jpg, वो यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है ना। ये देखो 28% लिखा है, मतलब अभी वो मेरे कंप्यूटर से गूगल कोलैब में लोड हो रहा है। लोड हो गया, अब मुझे उस इमेज को देखना है। तो मुझे क्या करना है, सिंपल डिस्प्ले, क्योंकि डिस्प्ले मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया है, तो मैं जो डिस्प्ले डॉट इमेज, इमेज का आई कैपिटल होगा, ध्यान रखेंगे। डिस्प्ले डॉट इमेज फंक्शन है जिससे वो इमेज डिस्प्ले होगी। किस नाम की है भाई, फोर डॉट इमेज। तो यहाँ पे लिखना है four.jpg, और उसकी विड्थ मतलब वो कितने बड़े साइज में आप देखना चाहते हो। मैंने अभी 100x100 मतलब 100 पिक्सल्स में से देखना है इसको। तो बस डिस्प्ले करो तो इमेज दिख गया। मुझे उसको और बड़े साइज में 1000 के विड्थ में देखना है, तो 1000 में देखेंगे तो ये थोड़ा और बड़ा दिखेगा। ये वो इमेज यहाँ पे हमारे इधर रीड हो गया, ठीक है। तो यू कैन वॉच दैट इमेज इन एनी साइज इन अ डिस्प्ले फंक्शन। तो मैं थोड़ा इसको छोटा कर देता हूँ, मैं इसको 200 पे कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो ये इमेज आपका दिख गया। अब मुझे क्या करना है, वो जो इमेज थी, ठीक है, इसको मतलब बस अभी तक मैंने इमेज लोड करना सिखाया, अब इसको प्रोसेस करना है। मुझे क्या करना है कि अगर सपोज करो कि इस इमेज का कुछ पार्ट अलग है, ठीक है, मुझे इस इमेज को बीच में से कट करना है, आधा करना है, या इसका 1/4 पार्ट अलग करना है, या मुझे इसमें से किसी इतने इतने एरिया को क्रॉप करना है, ठीक है। तो मेरी जो इमेज थी उसका नाम क्या था, four.jpg। मैं उसको CV2 में इंपोर्ट करूंगा, ठीक है। CV2 मतलब मेरा ये नया वाला लाइब्रेरी है जो किसके लिए है, इमेजेस को डील करने के लिए है। तो इसको मैं रीड करूंगा, क्योंकि देखो ये यहाँ पे बस अपलोड हुआ था four.jpg, बट उसको वेरिएबल में लाना है, ठीक है। ये जो है यहाँ पे वेरिएबल में नहीं है, ठीक है। तो व्हाट आई वांट टू गेट दैट इमेज इन अ वेरिएबल, मुझे एक वेरिएबल में लाना पड़ेगा। तो वेरिएबल में लाने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, CV2.imread, और उसके अंदर four.jpg, उसको मैंने a नाम के वेरिएबल में लिया है, ठीक है। तो अब वो जो मेरी इमेज है उस a नाम के वेरिएबल में आ गई, ठीक है। अब a नाम के वेरिएबल में लाने के बाद में मुझे क्या करना है, ये सब लाइनें चलो मैं बाद में बता दूंगा। इसको करते हैं और यहाँ पे कोड लिखता हूँ मैं फिर से। मैंने four.image ये लिया, और अब मुझे उसका बस शेप चेक करना है, ठीक है। मुझे क्या देखना है, ये इमेज का केवल शेप चेक कर लेता हूं मैं कि कितना साइज है इसका, ठीक। और ये सब बाद में करेंगे। तो ये जो इमेज थी इसमें 800 रो है और
1280 पिक्सल है, कितना है 800 रो और 1280 कॉलम से। अब मैं यहाँ पे एक नया वेरिएबल बनाता हूँ, b इज इक्वल टू a, है ना, जो मेरा a है, a का मुझे 800 में से सपोज करो 1 से 400 कॉमा 1280 क्या है इसके कॉलम से, तो 1 से लेकर 640 कॉलम्स मैंने अलग कर लिया किसमें, बी में, ठीक है। तो ये आगे वाला रो होता है, पीछे वाला कॉलम होता है, तो 1 से लेकर 400 मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक के 400 रो और 640 मतलब पहले से लेकर 640 कॉलम सेपरेट हो जाएंगे, तो इसका 1/4 पार्ट आइसोलेट हो जाएगा, ठीक है। और किस में आ जाएगा, बी नाम के वेरिएबल में आ जाएगा। अब मैं बस क्या लिखूंगा, cv2 डॉट im शो, इस इमेज को शो कर दो, और इसके अंदर किसको कर देंगे शो, बी को शो कर देते हैं, ठीक। इसको रन करते हैं। ये im शो का आई क्या लिखना है मुझे, कैपिटल लिखना है, ओके। अच्छा हाँ, ये cv2 डॉट जो है वो बाकी जो फंक्शन है उसमें रन करते हैं, ये cv2 डॉट जो है वो यहाँ रन नहीं करता, यहाँ पे मैटप्लॉटलिब में cv2 अंडरस्कोर करता है, ठीक है, cv2 अंडरस्कोर रन करेगा। तो देखो वो जो इमेज था ये वाला, इसका फुल साइज नहीं है ना, इसका ना छोटा साइज में लिखा, तो देखो उसका एक पार्ट क्या हो गया, आइसोलेट हो गया, ठीक है। ये इमेज का फुल साइज नहीं है, इसका फुल साइज यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये मेरा फुल इमेज था, इसका ये इतना पार्ट क्या हो गया यहाँ पे आइसोलेट हो गया, ठीक। अगर आपको ये इसका पूरा हाफ पार्ट आइसोलेट करना था, या मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे एक और ब्रैकेट लगाया, ठीक है, और मैंने यहाँ पे लिखा, इसको इधर लिख दिया, ठीक है, और इसको यहाँ पे कॉमा कर दिया, और इसको क्लोज कर दिया, और इधर लिख दिया मैंने 400 से लेकर 800, और इसको स्टार्ट किया अपन ने 640 से लेकर 1280, ठीक है, और इसको इस तरीके से कर दिया। अब देखते हैं, अच्छा साइज में कुछ इशू हो गया, साइज कितना था इसका यार, 1280 था ना, 1270 कर देता हूँ, और इसको तो देखो ये अब इसका कौन सा वाला पार्ट अलग हुआ, इधर नीचे वाला पार्ट अलग हो गया, ठीक है। तो आप इसमें क्या होगी, मैंने अभी कौन सी रो ली है, 400 रो से, मतलब यहाँ से लेकर नीचे तक का रो, और कॉलम भी कौन लिया 640, मतलब देखो ये यहाँ पे 0 रो है, 0 कॉलम है, और ये 1280 नंबर का कॉलम है, तो बीच में कहीं पे 640 नंबर का कॉलम होगा, तो ये 640 680 690 इस तरीके से 1200 तक जा रहा है इधर के कॉलम, ठीक है। ये 0 से लेकर 1280 इस तरफ जा रहा है, ये कॉलम और रो 0 से लेकर 800 नीचे जा रहा है, तो मैंने ये इतना पार्ट जो है 400 से लेकर 800 तक का स्प्लिट कर दिया, ठीक। तो आप इस तरीके से किसी इमेज में स्प्लिटिंग कर सकते हैं। मैं इमेज की बहुत सारी चीजें बताऊंगा, प्रोसेसिंग बताऊंगा, इसको आइसोलेट कैसे करना है, इमेज पे प्रोसेस कैसे करना है, इनके फीचर्स कैसे निकालना है, क्योंकि फीचर एक्सट्रैक्शन जो है वो आपका एआई का सबसे पहला कॉन्सेप्ट वहीं से आएगा, फीचर एक्सट्रैक्शन। बट उसके भी पहले जो कॉन्सेप्ट आता है वो सेगमेंटेशन, तो ये जो चीज है ये सेगमेंटेशन है, मतलब इमेज के सेगमेंट्स कैसे आप अलग कर सकते हो, तो मैं एक एक सेगमेंट आप अलग कर सकते हो, मैंने केवल एक छोटे छोटे से इसके 1/4 सेगमेंट अलग करके बताए हैं। आप इसका कोई भी सेगमेंट किसी भी तरीके से इसका सेगमेंट अलग कर सकते हो, ठीक है। मतलब आप इसका एक किसी भी रो से किसी भी कॉलम तक जा सकते हो, मतलब 100 से लेकर 150 तक ही अगर गया और यहाँ पे 20 से 200 से लेकर 300 तक ही जाएंगे, तो ये छोटा सा कोई सा पार्ट उसका इमेज का अलग हो जाएगा। ये देखो ये कोई सा इमेज का इधर का कोई छोटा सा पार्ट अलग हो गया, आप इमेज का कोई भी एक पार्ट को आइसोलेट कर सकते हो, यहाँ पे ये बता रहा हूँ।
ठीक है। तो इमेजेस को रीड करना सभी लोग करेंगे, इसको प्रोग्राम को इमेजेस को रीड करना और अपलोड करना सभी लोग सीख जाएंगे। ठीक है, ये मैं वीडियो भेज दूंगा आपको और ये कोड भी भेज दूंगा। एटलीस्ट इमेजेस को लोड करना और मैटप्लॉटलिब पूरा एग्जीक्यूट करना सीख जाओ। ठीक है, तो अब जो है इसके बाद में जो आपका होगा, मतलब कल और एक और क्लास होगी, उसके बाद में आपका पाइथन जो है, पाइथन के पूरे बेसिक्स कंप्लीट हो जाएंगे और अपन सीधे सीधे एप्लीकेशंस पे आ जाएंगे, जहाँ पे एक्चुअली अपन को फेस रिकॉग्निशन या फिंगरप्रिंट रिकॉग्निशन ये सब अपन पढ़ेंगे। ठीक है, चलो अगर किसी को कोई डाउट है आज की क्लास में तो पूछ सकता है। मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ।